हेलो फ्रेंड्स, इन टुडे सेशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर राइट विद मी सीरीज, जहाँ पे हम जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। और ये हमारी इस टॉपिक का जो हमारे गवर्नेंस एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स है, इसका ये पार्ट सेकंड वीडियो है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के जितने भी पीवाईक्यूज हैं। और बाकी जो है कि आप प्लेलिस्ट से फॉलो कर सकते हैं अदर लेक्चर्स को, और जो है कि चैनल पे जो है कि आपको अदर सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। विदाउट फर्दर डिले जो है कि हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि मैंने आपको जो है कि जो 5 पिलर ऑफ द कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है कि कराए थे, वो आपको जो है कि अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है कि इसमें आती है। जो हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हेल्ड, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड व्हाट इज द आउटकम दैट केम आउट फ्रॉम दिस। देन जो है कि आपने जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी देखा होगा, जैसे जुडिशियल सिस्टम का क्या था ऑब्जेक्टिव, का यूनिफॉर्म कंट्रोल लाएंगे, कंट्रोल करेंगे, लीगल कंट्रोल। देन जो है कि इसका जो है कि आपका लीगलाइज फॉर्म में जो है कि आउटकम निकल के आएगी हमारे इंडिया में, जो है कि लीगल फ्रेम जो है कि यहीं से जो है कि बैकड्रॉप लेके आता है। तो ये जो है कि बैकग्राउंड इसी का जो है कि जुडिशियल सिस्टम बनता है। तो इस तरह से मैंने आपको चीज़ें समझाई थी प्रीवियस सेशंस में। देन यहाँ पे हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। अब जो है कि कंटिन्यू करते हैं अपने जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे डायरेक्टली, जो है कि विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट दी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो है कि आपकी थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, जो कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस चीज़ से रिलेट करती है। देखिए, अब तक के क्वेश्चंस में जो है कि मैंने आपको जो है कि डिप डाउन करके जो है कि काफ़ी चीज़ें समझा दी हैं, और प्रीवियस सेशंस के रेफरेंस दे देता हूँ। तो वहाँ से जो है कि आप जो टेबल्स हैं, जो टेबल्स प्रोवाइडेड है, काइंडली गाइस जो है कि वो टेबल्स को आप टेलीग्राम से जो है कि अच्छे से जो है कि डाउनलोड करके उनको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से आपको रिलेट होते हुए देखेंगे। उन टेबल्स को रट लेंगे, और जो है कि ये पीवाईक्यूज जो है कि एक दो बार जो है कि इनको जो है कि वीडियोस को देख लेंगे, तो मोस्ट जो है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कि वर्क जो है कि काफ़ी हद तक जो है कि हो जाएगा, और काफ़ी क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने डिस्कशन पे कंटिन्यू आते हैं, बैक आते हैं। और यहाँ पे जो है कि आप जानते हैं दिस थ्योरी ऑफ द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, ये थ्योरी किससे, जो कि रेलवे से रिलेट करती है, एजुकेशन से, इरिगेशन से, कि पॉवर्टी एलिवेशन से। तो ये जानते हैं ना रेलवे से करती है, ना आपके जो है कि इरिगेशन, ना एलिवेशन से। ये किससे रिलेट करती है, ये आपके एजुकेशन से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है कि रिलेट करती है। विच इज गिवन, जो है कि आपको जो है कि कहाँ मेंशन मिलता है, इट इज मेंशन यदि आपकी जो कि मैकेले की कमेटी थी, मैकेले मिनट्स कमेटी ऑफ द एजुकेशन, ये यहाँ पे जो कि हमें दिखती है इन द ईयर ऑफ के 1835 में, जो कि आपके मैकेले मिनट कमेटी दिखती है। तो यहाँ पे जो है कि ये थ्योरी आपको जो है कि एजुकेशन से रिलेटेड दिखती है। और जो है कि ये थ्योरी सजेस्ट क्या करती है कि मीन जो है कि पीपल्स को एजुकेट करना है। मैंने आपको बताया था जो एजुकेशन रिफॉर्म है, जितना भी इंडिया में जो है कि एजुकेशन रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स ला रहे हैं, वो किस लिए ला रहे हैं, टू डेवलप दी क्लर्कियल क्लास, जो है क्लर्कियल क्लास को जो है कि डेवलप करने के लिए जो है कि ये जो है कि एजुकेशन रिफॉर्म लाते हैं। और जो है कि यहाँ पे मैंने बताया था मैकेले की फिलॉसफी क्या थी, कि जो है कि हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो बाय ब्लड तो इंडियंस हो, बाय ब्लड इंडियन हो, बट इन दी टेस्ट यहाँ पे बाय ब्लड इंडियंस हो, और इन दी टेस्ट जो है वो इंग्लिश हो। तो लॉयल्टी जो है कि इंग्लिश की चाहते थे। तो यहाँ पे जो है कि देखेंगे ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपके जो है कि एजुकेट करते थे किसको, दे एजुकेट दी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो है कि इंडिविजुअल इनको जो है कि एजुकेट करते थे, जो कि आपके वाइडर जो है कि सेंस में वाइडर पॉपुलेशन में जो है कि नॉलेज को प्रोपेगेट करे, जो कि यहाँ पे जो है कि पॉपुलराइज करे आपके जो कि वाइडर ऑडियंस को, जो कि इंडिविजुअल को एजुकेट करके वाइडर ऑडियंस को पॉपुलराइज कर देते। जैसे देखें तो इसका जो है कि बैकड्रॉप भी इनको जो कि बैकग्राउंड जो है कि एजुकेशन में, सॉरी फॉर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो है कि इनका जो है कि एजुकेशन रिफॉर्म का बैकग्राउंड क्या था, कि इनको जो कि एजुकेट करना था, बट इसका जो कि इन्होंने बैकलैश भी फेस किया था। बैकलैश कैसे फेस किया, क्योंकि जो कि जब ये पीपल्स एजुकेट हुए, तो इन्होंने जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को जब जाना, जब वेस्टर्न एजुकेशन को जो है कि समझा, तो उससे क्या हुआ, ये जो है कि अपने इंडियन के पीपल में जो है कि नेशनलिज्म को जो है कि बढ़ाने के लिए और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, ये जो है कि यही एजुकेटेड इंडियन जो है कि काम आते हैं, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन सीख के। तो ये जो है कि आपको थोड़ा रिलेट करना है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में कुछ जो है कि मैंने आपको लेमेंस टर्म में जो है कि ये सारी चीज़ें बता दी। बाकी जो कि जानते हैं, यहाँ पे दो स्कूल ऑफ फिलोसफी थी, एक ओरिएंटलिस्ट थी और जो है कि एक इंग्लिश थी। तो ये जो है कि आपने दो वर्ड जो है कि अपने ग्रंथ में देखे होंगे, और ग्रंथ से आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ, मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ। इस ग्रंथ में जो है कि आपने दो वर्ड देखेंगे, ओरिएंटलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट जो है कि सिंपल से याद रखिए, जो है कि ट्रेडिशनल लैंग्वेज को फॉलो करते थे, और इंग्लिश जो है कि क्या, वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करते थे। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली डिफरेंस भी याद रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपको यहाँ पे करके फर्स्ट थ्री यूनिवर्सिटी जो कि आपकी इन इंडिया जो कि कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्टैब्लिश हुई थी विन ईच ईयर। तो जो कि हमें बताना है, यहाँ पे तीन यूनिवर्सिटी जो है कि स्टैब्लिश हुई हैं। कहाँ पे, ये तीन यूनिवर्सिटी एट द रीजन ऑफ दी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। तो ये किस ईयर में स्टैब्लिश हुई हैं, तो इसको जो है कि जान लेंगे। इट इज स्टैब्लिश इन द ईयर आपका जो है 1857, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ द 1857। उसके जो है कि आसपास ये जो है कि यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी। और ये जो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये स्टैब्लिश क्यों की गई थी, जो कि आप जानते हैं एक कमीशन आती है, कौन सी,
वुड्स डिस्पैच करके, एक जो है कि आपको जो है कि ऑर्गेनाइजेशन देखती है वुड डिस्पैच करके, जो है कि आपको वुड डिस्पैच जो है कि कमीशन आती है इन दी 1854, और वो जो है कि आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इन सब से रिलेट करके जो है कि बातें बताती है, और जो है कि यहाँ पे कहती है कि यूनिवर्सिटी सेटअप होनी चाहिए, जिसके जो है कि आप जानते हैं वुड डिस्पैच के चेयरमैन कौन थे। इसके जो है कि चेयरमैन याद रख सकते हैं, इनके चेयरमैन थे सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो है कि इससे जो है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कमीशन या कमेटी होती थी उनके चेयरमैन के नाम पे ही जो है कि कमीशन कमेटी का नाम रख दिया जाता था। तो यू जो है कि मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। देन जो है कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट अगर रिकमेंडेशन बताऊं तो वुड डिस्पैच के कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है कि नोट डाउन कर लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि इन्होंने क्या बताया था कि आपके प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, प्रोविंसेस में जो है कि आपके अलग अलग जो है कि डिपार्टमेंट्स होने चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे अलग अलग प्रोविंस में, जैसे पंजाब में या बॉम्बे में, या पंजाब में बॉम्बे हो गया, आपके मद्रास में, आपके जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंसेस है, तो यहाँ पे जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट होने चाहिए। बाकी जो कि इन्होंने कहा था कि एजुकेशन को जो कि मास मास एजुकेशन एक्सपेंशन हो, यहाँ पे जो कि मास एजुकेशन एक्सपेंशन हो फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल टू दी हायर एजुकेशन, मीन जो कि आपके जो कि प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे हाई हाई स्कूल मीडियम्स हो, हाई स्कूल्स हो, तो यहाँ पे जो कि प्राइमरी सेकेंडरी मीडियम में जो कि सब जगह जो कि एजुकेशन जो कि प्रोपोगेट होना चाहिए। ठीक उसके बाद जो कि हायर एजुकेशन के लिए जो कि यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश होनी चाहिए, इन्होंने ये रिकमेंड किया था। जहाँ पे देखेंगे तो आपको जो कि यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होते हुए दिखती हैं। बाकी जो है कि इसमें जो कि ग्रांट इन एड सिस्टम होना चाहिए। ग्रांट इन एड सिस्टम क्या है, इससे आप क्या समझेंगे, जो कि आपको जो कि फाइनेंशियल जो है कि फाइनेंशियल बैकिंग मिले, जो कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ स्कॉलरशिप टाइप की जो है कि चीज़ें हो, फाइनेंशियल ग्रांट भी जो है कि बच्चों को दिया जाए एजुकेशन सिस्टम में। तो आप जो कि देखेंगे पहला जो है कि एक्ट था, और जो है कि इंडिया में एज सच एक्ट जो है कि 1813 का था, जिसने 1 लाख रुपए जो है कि अलग से जो कि डिवोट किए थे। तो इन्होंने इसी ग्रांटेड की बात की थी कि एजुकेशन में स्कॉलरशिप टाइप की भी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो है कि इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया था, कि लैंग्वेज जो है कि आपकी इंग्लिश के साथ साथ जो है कि आपकी जो है कि किसके यहाँ पे आपकी टीचिंग लैंग्वेज जो है कि इंग्लिश होनी चाहिए। और थोड़ा जो है कि अदर चीज़ें भी की थी यहाँ पे, जो कि लैंग्वेज जो है कि इन्होंने क्या इंग्लिश को प्रोपोगेट किया था कि इंग्लिश जो है कि होनी चाहिए, मीन्स वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जो है कि ये भी ओरिएंटेड थे। देन जो है कि आपको जो है कि दिखेंगे यहाँ पे जो कि वुमेन एजुकेशन हो गया, वुमेन्स की एजुकेशन पे फोकस करिए, वुमेन्स की एजुकेशन पे फोकस करने की बात की थी। और जो कि अदर जो है कि टीचिंग के लिए था। बाकी जो कि आपको ट्रेंड टीचर मिलने चाहिए, ट्रेंड टीचर और क्वालिफाइड टीचर जो है कि यहाँ पे जो है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सब जो कि हमारे कुछ वुड डिस्पैच की जो कि फाइंडिंग थी। बाकी जो कि हम टेबल फॉर्मेट में और चीज़ें भी पढ़ लेंगे। तो ये जो कि मैंने कुछ आपको समरी दी। देन जो कि नेक्स्ट देखते हैं, विच न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम दी आपके कानपुर, जो कि कानपुर से जो कि कौन सा न्यूज़पेपर था। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एक न्यूज़पेपर था जो कि सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जो कि एक न्यूज़पेपर था जो कि कानपुर से पब्लिश होता था, और उसको पब्लिश कौन करते थे, विजय सिंह पाठक करते थे। तो विजय सिंह पाठक मेड दी बिजोलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्कशन इन इंडिया। तो बिजोलिया मूवमेंट क्या था, ये जो है कि आपको जो है कि टेबल में जो है कि आपका प्रोवाइड था, जो कि आपका जो है कि यहाँ पे बिजोलिया मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं, जो कि पीजेंट वाला पढ़ा था, उस टेबल में आपको एक बिजोलिया मूवमेंट भी देखने को मिला था। तो बिजोलिया मूवमेंट इन दी ईयर जो कि 1897 टू 1941 में चला था, जो कि हमारे जो कि प्रेजेंट डे जो है कि कहाँ पे बिजोलिया मूवमेंट जो है कि आपके राजस्थान मेवाड़ रीजन में जो है कि ये जो है कि प्रोपोगेट हुआ था, जो कि एक्सेसिव मीन जो कि जानते हैं सारे पीजेंट डिफॉल्ट किस लिए थे, यहाँ पे भी एक्सेसिव जो है कि लैंड रिवेन्यू की वजह से था। तो यहाँ पे एक्सेसिव लैंड रिवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, तो इस वजह से ये मूवमेंट चलाया गया था। और यहीं पे आपको दिखेंगे कौन, आपका एक न्यूज़पेपर था जिसमें जो है कि आपके कानपुर पे विजय सिंह पाठक जो है कि इसको पब्लिश करते थे। तो इस न्यूज़पेपर का नाम हमसे पूछा गया है, तो जो है कि इस न्यूज़पेपर का नाम जो है कि आंसर जान लीजिए इसका क्या है। यहाँ पे जो कि ये न्यूज़पेपर आपका प्रताप, तो ये जो है कि आपका प्रताप पब्लिकेशन थी, प्रताप पब्लिकेशन फ्रॉम दी कानपुर, जो है कि प्रोपोगेट होता था। बाकी ये मूवमेंट लीड किसने किया था, दिस बिजोलिया मूवमेंट लेड बाय, ये जो कि नाम याद रखेंगे, साधु सीताराम इन द ईयर जो है कि 1897 में स्टार्ट हुआ था। तो यहीं से जो है कि इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली जो है कि याद रखेंगे, इसके बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रखिएगा। बाकी बिजोलिया जो है कि आप जानते हैं, बिजोलिया जो है कि किसको जो है कि ये हमारे यहाँ एंशियंट हिस्ट्री में जो है कि आप जो है कि पढ़ते हैं, जो हमारे जो कि 24 थे, उनमें से जो है कि 23rd तीर्थंकर हैं, जो कि हमारे लॉर्ड कौन से, पारसनाथ, उनसे जो है कि बिजोलिया जो है कि फेमसली उससे जो इनके रिलेट करता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये कैसे इनसे रिलेट करता है। तो ये कि छोटा सा होमवर्क है, आप करेंगे अपने होमवर्क में। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पे जो है कि कौन सा जो है कि फॉलोइंग एक्ट है, तो ये जो कि सो सिंपल क्वेश्चन गाइस, जो है कि आपका मॉरले मिंटो रिफॉर्म ही जो है कि इससे रिलेट करता है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका,
प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी जो है कि क्या चीज रिलेट करती है, जो कि जानते हैं ऑटोक्रेसी क्या होता है, कि मीन जो है कि एब्सोल्यूट पावर जो है कि सारी जगह हो। तो ये जो है कि हमारा कौन सा एक्ट जो है कि इससे रिलेट करता है, इट रिलेट फ्रॉम दी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है कि यहाँ पे गवर्नर जो है कि यहाँ पे गवर्नर्स जो है कि गवर्नर जनरल दोनों के पास वीटो पावर हो। ये जो है कि कुछ ऐसी जो है कि एक्ट में इसमें प्रोविजंस थे, तो ये याद रखेंगे कि किस एक्ट ने आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में। तो ये जो है कि यहाँ पे बताना है, ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। तो बाकी ऑटोक्रेसी का मतलब जो है कि आप लोग अच्छे से समझते होंगे। आई होप इतना तो मैं जिम करके चल रहा हूँ। देन आपका जो है कि लिस्ट 1 है, यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी किससे चीजें मैच की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका नेम है, मीन जो है कि दिस इज योर प्रोवाइडेड नेम, और यहाँ पे शायद जो है कि इनके पब्लिकेशन है। तो यस जो है कि ये पब्लिकेशन या रिलेटेड वर्क है, तो इससे जो कि बताना है। बाकी बिपिन चंद्रपाल है, तो इसमें क्या न्यू इंडिया, कॉमरेड, और जो कि 2 ऑप्शन इधर होंगे, वंदे मातरम और संध्या। तो आइए जो है कि जान लेते हैं यहाँ पे आपके विपिन चंद्रपाल से जो कि क्या रिलेट करते हैं। ये जो कि आपके विपिन चंद्रपाल से ये न्यू इंडिया रिलेट करती है। तो यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, विच इज जो है कि आपका जो है कि वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर। तो ये क्या था, वीकली न्यूज़पेपर था, विच इज स्टार्टेड बाय आपके जो है कि यहाँ पे न्यू इंडिया जो है कि स्टार्ट किसने किया था, विपिन चंद्रपाल ने। तो ये जो है कि याद रखेंगे, इसको जो कि आपको ब्रीफली याद रखना, न्यू इंडिया न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। बाकी इससे रिलेट करती थी एनी बेसेंट जो है कि एनी बेसेंट जो है कि इससे रिलेट करती थी। एनी बेसेंट स्टार्टेड दिस न्यूज़पेपर, बट जो है कि आपके न्यू इंडिया के 2 पब्लिकेशन आते थे। यहाँ पे जो है कि कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप जो है कि मैंने ये इसलिए बता दिया, एनी बेसेंट ने ही इसको स्टार्ट किया था, बट जो है कि एक जो है कि पब्लिकेशन इसका बिपिन चंद्र पाल भी जो है कि करते थे। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देन जो है कि आपके नेक्स्ट है अरविंदो घोष जी। यहाँ पे जो कि अरविंदो घोष, वहाँ पे जो कि वंदे मातरम दिखा था, तो अरविंदो घोष जी जो है कि वंदे मातरम से रिलेट करते हैं। तो आपको ऊपर जो है कि 3rd नंबर पे दिखा होगा, तो इससे जो है कि आप रिलेट कर लेंगे वंदे मातरम, जो कि ब्रीफली जो है कि आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि ये हमारी मैचिंग हो जाएगी। तो आई होप जो गाइस इसको जो है कि आप कर लेंगे। देन जो है कि आपके जो है कि ब्रह्मो अ, ब्रह्मोबंद उपाध्याय जी, इनसे जो कि कौन से रिलेटेड मैगजीन है, तो इनसे जो कि आप याद रखेंगे, इनसे रिलेट करती है संध्या। तो ये जो कि संध्या रिलेट करती है। बाकी जो है कि आपके मोहम्मद अली हो गए, तो मोहम्मद अली से जो है कि क्या रिलेट करती है, मोहम्मद अली से जो कि आपकी कॉमरेड रिलेट करती है, जो कि वहाँ ऑप्शन में थी, तो कॉमरेड था। तो इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो कि कॉमरेड जो है कि शायद थिंक 2nd नंबर पे था, यहाँ पे 2nd नंबर पे। तो इसकी जो है कि मैचिंग जो है कि आप कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आपको 1 दिखेगा, यहाँ पे एक वंदे मातरम जो है कि शायद 3rd नंबर पे था, तो इसको जो है कि मैं करा देता हूँ। तो 1 3 और जो है कि 4 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर जो है कि 1 3 4 2। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो है ए। तो इसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे आप। आई होप जो है कि क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि आगे पीछे हो गया तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार जो कि मैं फिर से आपको इसको रिपीट करता हूँ कि देखिए बिपिन चंद्र पाल जी ने जो है कि क्या न्यू इंडिया न्यूज़पेपर से रिलेट करते थे, पर जो है कि एक वीकली न्यूज़पेपर था जो कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था, इसका एक पब्लिकेशन जो है कि ये भी करते थे। बाकी जो है कि अरविंदो घोष जो है कि वंदे मातरम से रिलेट करते थे, और कॉमरेड जो है कि आपका कौन रिलेट करता था, ये जो कि मोहम्मद अली जो है कि इससे रिलेट करते थे, और ब्रह्मोबंद उपाध्याय जी आपके संध्या पब्लिकेशन से रिलेट करते थे। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और जो है कि हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हु इज रिगार्डेड एज द पेनियर ऑफ द इरिगेशन वर्क इन द साउथ इंडिया। जो कि पेनियर ऑफ द इरिगेशन वर्क इन द साउथ इंडिया जो कि कौन रिलेट करते थे इससे। तो ये जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, इन द साउथ इंडिया आप जो है कि देखेंगे, आपके जो कि इरिगेशन से रिलेट करते थे साउथ इंडिया में कौन। तो ये जो कि आपको याद रखना है, यहाँ पे आपके सर आर्थर कॉटन जो है कि सर आर्थर कॉटन थे, ये जो कि रिलेट करते थे इरिगेशन वर्क से। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे देखेंगे आपके कुछ इन्होंने जो है कि नोटेबल प्रोजेक्ट्स किए थे, ये याद रख लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज में वैसे पूछता नहीं है, फिर भी जो है कि इन्होंने कुछ बहुत सारे बैराज बनाए थे, जैसे धोलेश्वरम बैराज हो गया। तो यहाँ पे बैराज लिख दे रहा हूँ, धोलेश्वरम बैराज, इसको याद रख लेंगे, इन्होंने इनका वर्क था। बाकी आपके प्रकाशम बैराज हो गया, और जो है कि आपके कुरनूल में जो है कि कैनल बनाई थी, कुरनूल कुडक कैनल थी इनकी, तो इन्होंने जो कि ये कैनाल बनाई थी। तो ये कुछ जो है कि इनके इरिगेशन वर्क थे साउथ में, जो कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए मैंने आपको ऊपर जो है कि प्रीवियस सेशन में जो है कि एक क्वेश्चन में बताया था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट थी। तो यहाँ पे आप कमेंट करने के लिए भी कहा था कि जल्दी से बताइए एक चीफ जस्टिस के साथ कितने और लोग जज बने थे। तो यहाँ पे पहले चीफ जस्टिस जो है कि आपके इलाइजा एम्फे बने थे, और बाकी जो है कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन आपके जो है कि अभी करंट सीजीआई कौन है इन दी मंथ ऑफ मार्च 2006 में, जो है कि करंट सीजीआई कौन है, और हु इज गोइंग टू बी
आपकी फर्स्ट वुमेन जो है कि आपकी चीफ जस्टिस जो है कि बनने वाली हैं। तो इनका की नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। दोनों नाम आप ब्रीफली जो है कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। देन जो है कि इसके साथ जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपने। यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर है जो कि आपका न्यूज़पेपर है जो कि स्टार्टेड बाय द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य टाइटल किसने दिया था, ये जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। यहाँ पे जो है कि हमने प्रीवियस सेशन में जो कि टाइटल को किया था कि जो कि लोकमान्य टाइटल इनको कब मिला था। टू सर्व द कॉज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो है कि इन्होंने कौन सा लोकमान्य तिलक जी ने कौन से जो कि आपका जो कि न्यूज़पेपर किया था पब्लिकेशन, क्या वो गदर था? बिल्कुल नहीं था। फ्री हिंदुस्तान था कि केसरी था कि आपका स्वदेशी मित्रा था? तो ना स्वदेशी मित्रा था ना फ्री हिंदुस्तान था, इन्होंने केसरी जो है कि आपका किया था, जो कि आपका कौन सी ईयर में 1881 में जो है कि फाउंड किया था। तो ये याद रखिएगा 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1888 में ये जो है कि आपका पब्लिकेशन स्टार्ट किया था। यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि बहुत ही बार जो है कि हो चुका था। बाकी जो कि यहाँ से एक टाइटल था केसरे हिंद का, केसरे हिंद का टाइटल जो है कि किसको दिया गया था? क्या वो अपने फादर ऑफ नेशन थे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए केसरे हिंद का टाइटल जो कि किसको मिला था। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो कि इन्होंने ये टाइटल रिनाउंस कब किया था, जो कि अगर अगर जो कि आपके किसको मिला था ये जो है कि आपको पता रहना चाहिए। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो है कि ये कब इन्होंने इस टाइटल को रिनाउंस कर दिया था, इन दी वेक ऑफ विच मूवमेंट? तो जो है कि आप मुझे ये सब जो है कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन आपका नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड दी फर्स्ट संस्कृति महाविद्यालय एट दी वाराणसी। तो किन्होंने जो है कि फर्स्ट आपको जो है कि फाउंड किया था आपका फर्स्ट संस्कृति महाविद्यालय एट दी वाराणसी? तो वाराणसी में जो है कि पहला संस्कृत महाविद्यालय यहाँ पे आपके जोनाथन डंकन थे, इन्होंने जो है कि फाउंड किया था इन दी ईयर जो है कि 1791। जो है कि इन्होंने संस्कृत कॉलेज जो है कि प्रमोट दी संस्कृत लिटरेचर और लैंग्वेज। और ऐसा इसलिए किया था कि जब ये लोग आए थे तो थोड़ा सा जो है कि इनका इंटरेस्ट था कि आपके इन कल्चर को समझे और जो है कि जाने, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड चाहिए था इन्हें। जानते 57 के बाद जो है कि इन्हें जो है कि होल्डिंग मिलने लगी थी और यहाँ पे पूरा जो है कि रूल स्टैब्लिश करना चाहते थे। तो उस रूल को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे जो है आपका एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन गाइस। तो यहाँ पे जो है कि आपका 1791 में जो है कि जोनाथन डंकन ने जो है कि आपको जो है कि स्टैब्लिश किया थी आपका जो कि स्टैब्लिश किया था जो कि आपका फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट दी वाराणसी। तो यहाँ पे जो है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि जब 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो यहाँ पे स्ट्रांग होल्ड मिला। तो ये लोग जो कि संस्कृत की तरफ इन्फ्लुएंस होकर जो कि आने लगे थे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जैसी चीज़ें जो को समझने के लिए इन्होंने लेटर ऑन अप्लाई किया, पर इनको समझने के लिए यहाँ के लैंग्वेज कल्चर लिटरेचर को अच्छे से इन्होंने समझ लिया था। दैट्स वाई दे आर सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग दी नेशंस इनटू टू पार्ट्स अमंग द पीपल्स अमंग द कैटेगरीज। जो है कि इन्होंने खूब अच्छे से इसको जो कि यूज़ किया। तो जो कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि दिस यूनिवर्सिटी जो है कि लेटर ऑन जो है कि आपके जो है कि क्या कौन सी यूनिवर्सिटी बन गई, ये जो है कि 1791 में जो है कि जोनाथन डंकन ने आपकी जो है कि संस्कृत महाविद्यालय फॉर्म की थी। लेटर ऑन इन द ईयर जो है कि 1974 ये इंस्टीट्यूशन इवॉल्व हुआ और चेंज हुआ एंड टुडेज जो है कि ये जो है कि आपका बन गया आपका संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज। जो है कि संस्कृत कॉलेज है कि संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज ये जो है कि आपका बन गया। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कॉलेज। तो यहाँ पे ये लिखने में थोड़ा सा जो है कि हो जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो आपका कह रहा है कि मेन रीजन क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू स्प्रेड द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो यहाँ पे जो है कि हमें बताना है कि व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द मॉडर्न एजुकेशन इन द इंडिया फॉर द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो क्या मेन रीजन था, क्या वो था कि एजुकेटेड इंडियन इन द माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। तो क्या देखिए जो कि मैंने आपको लाइन समझाई थी, क्या ये जो है कि रिलेट कर पा रहे हैं, क्या ये सही होगा? अगर नहीं पता चल रहा है तो इसको अभी होल्ड पे रखते हैं, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन थी। तो नहीं, हमारा कल्चर हम बहुत अच्छे से समझते थे। मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल सो दे कुड शेयर देयर पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा भी नहीं था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो उन्हें बहुत बाद में देना था, क्योंकि देने ही नहीं चाहते थे वो धीरे धीरे जो है कि हम लोगों ने जबरदस्ती लिया है ये सब। तो ये जो कि ये भी नहीं होगा, बाकी ना तो नहीं। तो ये हमारा जो कि सही है, आपको पहली लाइन से बता दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर द क्लर्कियल क्लास के लिए जो है कि इन्होंने एजुकेट करना शुरू किया था। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि परमानेंट सेटलमेंट एंड द रैयतवाड़ी सिस्टम लैंड रेवेन्यू जो कि इंट्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली कहाँ कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था गाइस। सो मच स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है कि ये सब कर लेंगे। आपका जो है कि परमानेंट कहाँ पे हुआ था, परमानेंट जो है कि आपका बंगाल में क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट हुआ था। और मद्रास रीजन में क्या हुआ था आप जानेंगे। मद्रास रीजन में आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये जो कि आपका मद्रास रीजन में देखेंगे तो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो इसको जो कि याद रखेंगे, मद्रास में क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ पे अगर मैं मैप बना के आपको समझा दूँ तो ये मैंने कई बार क्वेश्चन से प्रीवियसली बनाया है। तो जान रहे हैं क्या, इधर क्या था आपका परमानेंट सेटल था,
इधर क्या था, महलवारी सिस्टम था, यहाँ क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हु हैव अपॉइंटेड द फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन इन विच ईयर। तो पहली एजुकेशन कमीशन और किस साल में जो कि अपॉइंट की गई थी। तो पहली एजुकेशन जो कि लॉर्ड रिपन ने जो कि 1882 में अपॉइंट की थी। तो ये जो कि हमने कर लिया था प्रीवियसली, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड विच कमीशन, जो है कि यहाँ पे 1882 में हंटर कमीशन जो है कि अपॉइंट की गई थी। और इसके चेयरमैन कौन थे, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। हंटर कमीशन है तो आपको इनका नाम पता होगा कि कौन से हंटर कमीशन में, तो हंटर ही चेयरमैन थे। इनका पूरा नाम जो है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आप। देन जो है कि नेक्स्ट है कि आपका जो कि नेम ऑफ द न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द गांधी जी इन द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सा जो है कि न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, तो दैट इज द इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो कि साउथ अफ्रीका में ये पब्लिकेशन इन्होंने स्टार्ट की थी। बाकी जो है कि ये प्रीवियसली सेशन से टेबल से आप रेफर करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल मूवमेंट हु स्टार्टेड दी 10 रोजा पीरियोडिकली। जो है कि आपके 10 रोजा जो है कि एक मूवमेंट था आपका, जो कि 10 रोजा जो है कि किसने स्टार्ट किया था, तो ये जो है कि आपके अब्दुल गफर खान जी थे। इन्होंने इस 10 रोजा जो है कि 10 रोजा को जो है कि पॉपुलराइज किया था। और जो है कि हमारे नेशनल मूवमेंट के दौरान इन्होंने जो है कि इसको जो है कि स्टार्ट किया था। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। इसमें जो है कि आप 10 रोजा जो है कि जानते हैं, जैसे रोजा चलता है मुस्लिम कम्युनिटीज में रोजा, और इसी तरीके से ये 10 रोजा चलाया गया था। तो इसमें जो कि ऐसा कोई नॉलेज है नहीं। देन जो है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्लेरेशन ऑफ द रिफॉर्म्स ऑन द अगस्त 20 इन द 1970 नोन एज। तो यहाँ पे जो कि आपको जो कि बता रहा है कि जो भी आपके डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म थे 1917 में, वो कौन से रिफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो दीज रिफॉर्म्स आर कॉल्ड दी, और क्या जो है कि मॉर्ले रिफॉर्म, मिंटो रिफॉर्म, क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू रिफॉर्म। तो ये कौन से रिफॉर्म जाने जाते हैं, दीज रिफॉर्म आर कॉल्ड दी मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन। जो है कि आपके ये जो डिक्लेरेशन थी, डिक्लेरेशन ऑफ रिफॉर्म, ये जो कि कौन सी थी, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन थी। और ये था क्या, इट इज दी ग्रेजुअल, जो है कि आपको जो कि जो हमारे ग्रेजुअल इंक्रीज और जो कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द, ग्रेजुअल इंट्रोड्यूसिंग दी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। क्या, ग्रेजुअल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है कि हमारे इंडिया में लाना, ये जो है कि इसका मोटो था। तो ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। जो कि हमारे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन जो कि आपकी ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन कर रहा था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द इंडिया, विच हैज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड दी आपके मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ द अगस्त 20 इन द ईयर 1970। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और मॉन्टेग्यू कौन थे, ये जो कि मैंने बताया दैट ही इज द सेक्रेटरी ऑफ दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया। और जो कि क्लेम्सफोर्ड कौन थे, लेट मी नो दी सेक्शन। जो कि क्लेम्सफोर्ड आपके जो कि वॉइस रॉय थे कि क्या थे, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। बाकी मॉर्ले कौन थे, मिंटो कौन थे, ये जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनमें से जो कि सेक्रेटरी कौन है, और जो है कि इनमें से जो है कि आपके दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉइस रॉय कौन है। यहाँ पे देखिए मैंने सही लिखा है कि नहीं, आपको हिंट लग गया होगा। ये जो है कि माइंड की एक्सरसाइज आपकी, जल्दी से मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो जो है कि बताइए आप। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है गाइस, तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट में से एक जो है कि गलत है, बाकी जो कि करेक्ट है। आपके इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो देखिए इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एक लंबा चौड़ा एक्ट है, इसे कोई टेबल में पढ़ लेंगे, बट लेकिन इनके बारे में आपको मेन मेन प्रोविजन जो है कि याद रहने चाहिए। और यहाँ पे सीडीएस 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको जो कि आइए ब्रीफली अटेम्प्ट करते हैं। आपका जो कि कह रहा है, इसको जो है कि यहाँ पे कह रहा है कि आपका बिल जो है कि आपका था, इंडिपेंडेंस एक्ट इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट ऑन दी 4 जुलाई 4 एंड रिसीव द रॉयल असेंट ऑन दी जुलाई 18 1947। इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि इस एक्ट ने जो है कि आपके पार्लियामेंट को इंट्रोड्यूस किया था, और ये रॉयल असेंट मिल गया था जुलाई 18 में। तो ये सही है। बाकी कह रहा है कि इस एक्ट ने जो है कि 1947 एक्ट ने बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेट डाउन किया था। तो नो, इट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो है कि ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है कि बहुत ही ब्रीफली जो है कि बनाया गया। और जो कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कि 1935 का एक्ट था। मीन जो है कि आपका जो कि 1935 का एक्ट जो कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी ये दोनों जो कि आंसर ये गलत हो गया, तो नॉट करेक्ट पड़ गया। बाकी देखिए दोनों करेक्ट क्यों है, इनको देख लीजिए। तो आपका एक्ट प्रोवाइड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन टू बी नोन एज द इंडियन पाकिस्तान। तो यस जो है कि करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि एक्ट एम्पावर करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द ईस्ट डोमिनियन टू हैव द अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी करेक्ट है। इस एक्ट ने जो है कि ये सब चीजें प्रोवाइड की थी कि जो है कि दोनों डोमिनियन जब बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान जब बनेंगे, इनके पास फुल पावर है, ये सॉवरेन बॉडीज हैं, अपना जो है कि किसी भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने से फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इन्फॉर्मेशन करेक्ट हुई। और इसी एक्ट ने जो है कि आपके पार्लियामेंट के प्रोविजन को दिया था। तो ये सब करेक्ट है। बाकी ये जो है कि हमारा बेसिक फ्रेमवर्क जो है कि 1935 का एक्ट माना जाता है, तो ये गलत है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग में से वाइसरॉय वाज फर्स्ट ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू द शिमला इन द समर सीजन। जो कि आपका जो कि पहले कौन वाइसरॉय थे, फॉलोइंग फर्स्ट ऑफिशियली जो कि कौन से ऐसे वाइसरॉय थे जिन्होंने पहली बार अपनी जो है कि
काउंसिल को शिमला जो है कि शिफ्ट किया था, तो ये जो है कि हमारे यहाँ पे देखेंगे जॉन लॉरेंस थे, जॉन लॉरेंस, और जो है कि इसीलिए जो है कि इन्होंने शिफ्ट किया था। इसी के बाद जो है कि शिमला कॉन्फ्रेंस भी आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत फेमस है और इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये जो है कि आप याद रखिएगा, तो यहाँ पे जॉन लॉरेंस ने ऐसा कृत्य किया था। न्यूज़पेपर है, एडिटर है, गाइस आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस। यहाँ पे जो कि आपके नॉट करेक्टली है, तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। तो आई एम टेलिंग यू डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नवजीवन सही है, यहाँ पे माराठा और बंगाली सही है, वॉइस ऑफ इंडिया सही नहीं है। तो वॉइस ऑफ इंडिया जो है किसने लिखा था, ये जो है कि आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी नहीं थे। वॉइस ऑफ इंडिया जो है कि जानते हैं दादा भाई नरोजी का जो है कि पब्लिकेशन था, दादा भाई नरोजी का। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म एंड कंडीशन, जो टर्म एंड कंडीशन होती है, आप जो हर जगह सुनते हैं टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस ऑफ द लॉर्ड वेस्ले। तो जानते हैं लॉर्ड वेस्ले की सब्सिडरी अलायंस जो है कि इसमें जो कि क्या इंक्लूड नहीं था। तो इसके लिए जो कि आपको जो कि क्या पता रहना चाहिए, पहली बात तो पता रहनी चाहिए कि इन्होंने कैसे कैसे चीज़ों को एनेक्स किया। तो मीन जो है कि आपने इन्होंने पहले लाई कि रिंग फेंस पॉलिसी लाई। रिंग फेंस पॉलिसी के बाद जो है कि आपका जो है कि इससे निकल के आती है क्या, आपकी सब्सिडरी अलायंस, और इस सब्सिडरी अलायंस के बाद क्या आता है, आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आता है जो किसने किसने, जैसे वेस्ली जो है कि माना जाता है कि यहाँ पे वेस्ली ने जो कि इस अलायंस सब्सिडरी अलायंस को लाए थे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है कि आप किसने लाया था, जो कि कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। और यहाँ पे वह हेस्टिंग की जो है कि रिंग फेंस पॉलिसी मानी जाती है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली आपको बातें याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा नॉट इंक्लूडेड है, तो आइए वन बाय वन करके देख लेते हैं। इसमें जो है कि आपका कह रहा है कि ब्रिटिश कुड नॉट प्रोटेक्ट देयर अलाई। तो क्या ये जो कि सब्सिडरी अलायंस में नहीं इंक्लूड था, तो ये जो है कि आपका जो है कि इंक्लूड था। ब्रिटिश जो है कि प्रोटेक्ट करेगी तभी आर्मी, और तभी ये अलायंस बना रहे थे। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। वुड प्रोटेक्ट जो है कि यहाँ नॉट लिखा था तो गलत हो जाता है, यहाँ पे कि ब्रिटिश जो है कि प्रोटेक्ट करेगी इनके एलाइज को। तो ये जो है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है कि देखेंगे एलाई वाज फ्री टू एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट विद अदर रूलर्स और एंगेज इन दी वॉरफेयर। तो ये जो है कि आपका इसमें इंक्लूड नहीं था, तो ये हमें यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नहीं दिखेगा। तो इसको जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। ये जो है कि इस जो है कि आपके सब्सिडी अलायंस में इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। कोई भी जो है कि फ्री एग्रीमेंट किसी भी रूलर से कर लेंगे और जो है कि एंगेज होंगे वॉरफेयर में। बाकी जो कि टेरिटरी ऑफ द एलाई जो कि ब्रिटिश आर्म जो कि कंटिजेंट टू बी स्टेशन, तो ये जो कि करेक्ट है। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे जो कि देखेंगे एलाई वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्म कंटिजेंट। तो ये भी जो कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हमारा 20 का आंसर हो जाएगा, विच इज इनकरेक्ट। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको जो कि कह रहा है कि 1911 में हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस अ बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपल्सरी एंड द फ्री प्राइमरी एजुकेशन। तो ये जो है कि फॉलोइंग जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल, तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो यहाँ पे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो ये को याद रखना है आपको। बाकी जानते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि आर्टिकल जो 21A में है, कंपल्सरी एजुकेशन विच हैज दिस सीड फॉर फ्रॉम योर उन्नी कृष्णन केस, जो कि उन्नी कृष्णन केस से जो है कि निकल के आया था। फिर लेटर ऑन जो है कि ट्रांसफॉर्म होके ये हमारे जो कि उन्नी कृष्णा केस जो है, इस केस को माना जाता है इट शो द सीड ऑफ दी आपके जो है कि राइट टू एजुकेशन का सीड ये शो करते हैं। बट जो कि यहाँ पे देखेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम भी 1911 में ही जो है कि आपके फ्री एजुकेशन ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन की बात की थी। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट है अबाउट द एक्ट 5 ऑफ द 1843 जो है कि रिलेट करता है स्लेवरी एक्ट, जो कि यहाँ पे स्लेवरी एक्ट की बात है। स्लेवरी एक्ट जो है हमारा जो है कि उसमें से एक्ट 5 ऑफ द 1843 जो हमारा स्लेवरी एक्ट था 1843 का, उसमें से जो एक्ट 5 था वो किस चीज़ से रिलेट करता है, इसमें से क्या करेक्ट है। तो इसके लिए देखिए आपको स्लेवरी एक्ट पता होना चाहिए था। इसमें से देखिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सा है, तो इसको जो कि आपका होमवर्क में है, इसको जो कि थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो कि डायरेक्ट थोड़ा एनसीईआरटी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है, ये जो कि मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है इट डिनाइड द मास्टर द यूज ऑफ द कोर्ट्स टू एजर्ट देयर क्लेम्स ऑन द स्लेव। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जो कि करेक्ट क्यों नहीं है, थोड़ा सा जो कि इसको ब्रीफ कर देता हूँ मैं, ताकि आप जो कि होमवर्क करें तो उसमें थोड़ा आपको हेल्प मिले। कह रहे इट गेव द मास्टर द राइट टू विलफुली केप्ट देयर स्लेव टाइड टू देयर स्टेट्स। तो ये जो है कि गलत है। स्लेवरी एक्ट इसीलिए आया था कि ये सारी चीजें अबॉलिश हो सके। बाकी कह रहा है कि लॉ कोर्ट्स एंड द मास्टर वर्क जॉइंटली इन रिजॉल्विंग द केसेस ऑफ द डिजर्शन। तो ये जो है कि ये भी गलत है। यहाँ पे जो है कि लॉ कोर्ट्स सोलली जो है कि करेगा हैंडल, वहाँ पे मास्टर्स का रोल नहीं होगा। किसी ने कंप्लेन की तो ये भी गलत है। बाकी कह रहा है कि स्लेव्स बिकेम दी ऑनर्स ऑफ द लैंड। तो ये जो कि ऐसा भी कोई नहीं है, स्लेव जो कि ऑनर ऑफ द लैंड भी नहीं बनेंगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दिया गया था। बस यही जो था आपका जो कि फोर्स लेबर जो है कि ये सब जो कि नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें थी। तो ये जो कि कोर्ट जो है कि आपके क्लेम करेंगे, मीन जो कि डिनाई कर सकते हैं अपने मास्टर को। तो ये जो कि याद रखेंगे।
देन जो है नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिजर्व सीट फॉर द वुमेन्स इन द लेजिस्लेचर इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा एक्ट था, फॉलोइंग एक्ट्स मीन जो कि हमारे यहाँ पे सर्टेन एक्ट्स प्रोवाइडेड है, इन एक्ट्स में से हमारा कौन सा एक्ट है जो कि सीट्स फॉर द वुमेन लेजिस्लेचर जो कि रिजर्व करता था, मीन जो कि एलोकेशन ऑफ द सीट इन द डिफरेंट कम्युनिटीज। तो देखिए इसका जो कि स्टैटिक्स आंसर है ये जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो कि ऐसा प्रोविजन दिया था। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज के सीट्स को जो कि रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैंने बताया होगा सेपरेट इलेक्ट्रोड जैसे मुस्लिम्स के लिए थे, तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए हो गया, आपकी जो कि डिप्रेस क्लासेस थी, और जो कि इन सब के लिए जो कि अलग से सेपरेट इलेक्ट्रोड टाइप की प्रोविजन किए गए थे। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएशन ऑफ द फेडरल कोर्ट इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और कमीशन। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि किसने कमिट किया था, तो ये जो कि आपका 1935 का एक्ट है। स्टैटिक क्वेश्चन जो कि आप ब्रीफली जान जाएंगे इसका आंसर 1935 का एक्ट था। तो इसको आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हंटर कमीशन ऑफ द 1882 अपॉइंटेड टू सर्वे द स्टेट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। तो हंटर कमीशन ने इंडिया में किस एजुकेशन को जो किया था, यहाँ पे एंडोर्स द डिस्पैच ऑफ द 1854 विद द ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्राइमरी एजुकेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको हंटर एजुकेशन के बारे में पहले ही बताया है, तो उससे आप रिलेट करके देख लेंगे। ये जो कि डिस्पैच कमीशन आई थी वो डिस्पैच की 1854 में, उसके साथ साथ ग्रेटर एम्फेसिस करना था प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस था इसका। तो ये जो कि किसके लिए, प्राइमरी एजुकेशन के फोकस के लिए, और ये कि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस। यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस जो है कि इनमें से अमंग वाइसरॉयज में से किसने जो कि आपके जो कि नाम दिए हुए हैं ब्रिटिश जनरल्स और जो कि वाइसरॉय के, तो किसने जो कि स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कि एग्रीकल्चर सर्विस जो है कि आपके स्टार्ट किया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर सर्विस लॉर्ड कर्जन ने स्टार्ट किया था। तो याद रखेंगे लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसी थी इन दी 1901, इन 1901 इन्होंने जो कि एक अलग से एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था, एक सेपरेट यहाँ पे डिपार्टमेंट बना के ये जो कि आपकी सर्विस को स्टार्ट किया था। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहे कि डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट ऑफ द 1879 जो है कि एनेक्ट क्यों किया गया था, मीन जो कि एनेक्ट किया गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो इस जो कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जाएंगे ये एक्ट जो है कि आपका जो ये डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट एक्ट बनाया गया था, एक मिनट गाइस, तो यहाँ पे जो है कि ये जो डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट बनाया गया था ऑफ द 1879, इट वाज मेड फॉर दी, आपकी जितने भी यहाँ पे रिलीफ से आप जो है कि रिलेट कर पाएंगे, आपकी जो कि जो भी ड्रॉट और ये सब कंडीशन आई थी, ड्रॉट आई थी, बाकी कोई भी डेप्ट फेस किया था वहाँ के लोगों ने, तो यहाँ पे जो कि ये एक्ट लाया गया था। तो इसका जो कि मेन सा जो कि आंसर हो जाएगा, आप देखेंगे ये रिस्टोर लैंड करना क्या डिस्पोज्ड पीजेंट्स के लिए, तो ये जो कि गलत है। इंश्योर करना फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द पीजेंट ड्यूरिंग द सोशल एंड द रिलीजियस ओकेजन, तो ये भी गलत है, सोशल रिलीजन ओकेजन के लिए नहीं था। बाकी रेस्ट्रिक्ट करना सेल ऑफ द लैंड फॉर द इनडेप्टनेस ऑफ टू द आउटसाइडर, तो ये जो है कि करेक्ट था। मीन जो है कि आप जो है कि रिलीफ एक्ट ये था कि मतलब आप कर्जे में हैं तो जो है कि आप जो है कि अपनी जमीन को जो है कि किसी और आउटसाइडर या जो है कि किसी को बेचेंगे नहीं। तो यहाँ पे ये जो है कि हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बाकी कह रहा है गिव लीगल एड टू द इंस्टॉलमेंट पीजेंट, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं था कि लीगल एड जो है कि प्रोवाइड करेंगे, ऐसा कुछ इस लॉ में प्रोवाइड नहीं था। यहाँ पे इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप अपनी लैंड किसी और को नहीं बेच सकते हैं टू रिपे योर लोन्स, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे। देन जो है कि लिमिटेशन लॉ विच पास बाय द ब्रिटिश इन द 1859 एड्रेस विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इशू, तो यहाँ पे जो है कि हमारा एक लिमिटेशन लॉ पास किया गया था इन द 1859। तो ये जो है कि क्या करता है, तो देखिए ये एक्ट जो है कि क्या करता था, लिमिटेशन लॉ जो है कि आपका जो है कि ब्रीफली इसको जो है कि सम अप करेंगे, जो है कि ये क्या करता था, इट इज द लॉन बॉन्ड मीन जो कि ये क्या थे, ये जो कि आपके जो ये लॉ था इसमें जो कि जो भी लॉ बॉन्ड लोन बॉन्ड साइन होते थे किसके बीच में, जो भी आपके मनी लेंडर्स और आयोत्स होते थे इनके बीच में जो भी ये बॉन्ड साइन होते थे, इसकी वैलिडिटी कितनी साल की होती थी, ये जो है कि 3 साल की इसकी वैलिडिटी होती थी। ठीक, जो है कि यही लिमिटेशन लॉ था। तो इसमें जो है कि आपको जो है कि इतने बीच में आपको जो है कि डेप्ट पे करना है, ये सब जो है कि यहाँ पे 1859 में जो है कि बताया गया था कि आप ये 3 साल का बॉन्ड बना है, इतने साल में डेप्ट पे करेंगे, नहीं तो जितने भी आपके सारी जो है कि आपके राइट्स है या लैंड जो है कि आपसे ले ली जाएगी। बट लेटर ऑन थोड़े ही साल में जो है कि ये आपका 18 विच इज 18 नॉट 18, ये जो कि 1859 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था। बाकी जो है कि आपका 1963 में 1963 में जो है कि इसको जो है कि आपका रिपील कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक लॉ जो था इसको जो है कि रिपील किया गया और जो है कि आपका लिमिटेशन लॉ जो है कि यहाँ पे पब्लिश किया गया। तो ये जो है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज की वजह से, तो यहाँ पे क्या इशू था इसको देखेंगे, लोन बॉन्ड्स वुड नॉट हैव द लीगल एवेलिडिटी, तो ये गलत है।
बाकी जो है कि लोन बॉन्ड जो है कि साइन होंगे मलिंडर और जो है कि आपके रावत के बीच में, जिसकी वैलिडिटी है आपकी 3 साल की। तो यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जो कि इसका बैकड्रॉप यही था, तो ये जो कि याद रखेंगे। बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसको जो कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। तो आई होप ये जो कि आपको क्लियर हुआ होगा, जो कि मैंने जो कि आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की होगी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो मैं एक बार जो कि और इसको क्लियर कर देता हूँ कि जो ये लिमिटेशन लॉ जो है कि पास किया था 1859 में, इसको देखिए देखिए स्क्रैप डाउन किया गया था। तो यहाँ पे जो कि क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोन बॉन्ड साइन हो रहे थे, लोन साइन हो रहे थे, इनकी वैलिडिटी 3 साल की थी। तो इसको जो कि स्क्रैप डाउन करने के लिए, इसको कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और जो है कि ब्रिटिश मार्जिन प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए ये लिमिटेशन लॉ लाया गया था। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपको जो कि समरी सेटलमेंट ऑफ द 1856 वाज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन। तो ये जो कि आपका समरी सेटलमेंट है, ये किस एजम्पशन पे बेस्ड है। तो मीन जो है कि आपका जो समरी सेटलमेंट ऑफ द 1856 क्या था, ये देखिए जो है कि क्या था, इसको जो कि देखेंगे। इट इज द लैंड रिवेन्यू, ये क्या था पहले ये जान लीजिए। जो आपका समरी सेटलमेंट था, इट इज द लैंड, जो कि आपकी जो कि एक मिनट जी करते स्पेलिंग हो गई यहाँ पे, जो लैंड रिवेन्यूज थी आपके, जो कि लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इन दी अवध एरिया। तो ये जो है कि आपका कौन से रीजन में, इन अवध प्रोविंस। यहाँ पे जो है कि तालुकदार और जो है कि जमींदार के बीच में जो कि आपका जो कि ये समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 था। तो ये जो है कि किसके जो है कि बेस पे था। तो आइए जो कि जान लेते हैं कि तालुकदार विद द राइटफुल ऑनर ऑफ देयर लैंड। तो ये जो कि तालुकदार जो है कि राइटफुल ऑनर नहीं थे, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सेकंड कह रहा है कि तालुकदार जो है कि इंटरलूपर्स विद नो परमानेंट स्टेट इन द लैंड। तो यह जो है कि ये करेक्ट होगा कि यहाँ पे जो कि तालुकदार जो है कि आपके पूरी लैंड को मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर जो है कि आप इसी लूप में वो फंसे रह जा रहे थे। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। बाकी कह रहे हैं कि तालुकदार कुड नॉट evict द पीजेंट्स फ्रॉम द लैंड। तो ये गलत है। बाकी यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रमोशन जो है कि आपके रेवेन्यू विच फ्लॉड टू द स्टेट। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट आपका कह रहा है कि फाउंडर कौन है आपके महाकाली पाठशाला इन दी कलकत्ता। महाकाली पाठशाला इन दी कलकत्ता के जो कि फाउंडर कौन है, तो इसको जो कि आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो इसका जो कि डायरेक्ट आंसर है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इन दी ईयर, जो कि आपकी 1893 में जो कि फॉर्म हुई थी। कब हुई थी, 1893 में फॉर्म हुई थी इन दी कोलकाता, जो है कि यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड एंड फाउंडेड बाय योर, यहाँ पे माताजी महारानी तपस्विनी, इन्होंने जो है कि फाउंड किया था। तो ये देखिए इनके नाम के आगे जो है कि देखिए हर होलीनेस लगा दिया है। तो इससे जो है कि आपको पता चली जाता है, क्योंकि सीडीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पे एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। सीडीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टैटिक आंसर, नॉट सो मच इन्फॉर्मेशन। जो है कि नेक्स्ट देखते हैं। आपका कह रहा है कि हु वाज द एडिटर ऑफ द जर्नल। यहाँ पे हमसे नाम पूछा गया है एडिटर का, और जर्नल कौन सा है कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर दैट वाज स्टार्टेड इन दी 1890। यहाँ पे देखिए 3 फैक्ट तो आपको यही याद रहनी चाहिए कि ये जर्नल है इंडियन सोशल रिफॉर्मर, जो कि 1890 में स्टार्ट हुआ था। इसके एडिटर का नाम पूछा है हमसे, तो इसके एडिटर का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो कि इनके एडिटर का नाम देखेंगे तो के एन नटराजन, के एन नटराजन इज द एडिटर ऑफ दिस जर्नल। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देखिए ब्रीफली यहाँ पे जो कि स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। देन जो कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है, बताना है कि करेक्ट क्या क्या है। तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रोविंस ऑफ द असम वाज क्रिएटेड इन द ईयर 1911। तो क्या प्रोविंस ऑफ द असम जो कि 1911 में जो कि बना था। तो यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि असम का प्रोविंस जो कि 1911 में जो कि फर्स्ट टाइम क्रिएट किया गया था। पहले जो कि किसका पार्ट था, ये जो कि असम जो है कि पहले किसका पार्ट था, असम इज द पार्ट ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। उसको सेपरेट आउट करके 1911 में जो है कि आपका असम जो है कि अलग से बनाया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, जो कि आप याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं 11 डिस्ट्रिक्ट कंप्राइजिंग असम वर सेपरेटेड फ्रॉम द लिeutenant गवर्नरशिप ऑफ द बंगाल और स्टैब्लिश ए इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ए चीफ कमिश्नर इन दी 1874। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यस ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। मीन जो है कि आपके जो कुछ 11 डिस्ट्रिक्ट थे, उनको जो है कि आपके कंप्राइज करा था असम को, उसको सेपरेट किया गया था। मीन जो है कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, उनसे जो है कि अलग करके कई चीफ कमिश्नर के अंडर रख दिया गया था अंडर दी 1874। तो ये सब देखिए थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो कि क्या बैकिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे जब ये इवेंट्स टेक प्लेस कर रहे थे, तो असम और बंगाल का जो है कि डिवीजन कब हो रहा है। मीन जो कि आप पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़े, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कि 1905 पढ़ रहे हैं, तो पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये जो कि कैसे जो है कि आपके अलग अलग रीजन को कंसिस्ट करके कैसे अलग हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है कि आपके एक दो जो कि ड्राइव कर लिए जाते हैं, और ये भी जो है कि थोड़ा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे जो कि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। फिर जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेस्टिंग प्लान जो है कि आपके 1772 में जो कि 1772 का जो है कि अबाउट क्या करेक्ट है। तो हेस्टिंग प्लान, वेरन हेस्टिंग जो है कि आप जानते हैं पहले जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, और यहाँ पे जो है कि
आपका जो कि रेगुलेटिंग एक्ट फर्स्ट टाइम कब आया था, 1773 में आया था। तो उससे पहले जो कि हेस्टिंग प्लान था, एक हेस्टिंग प्लान ऑफ 1772 था, तो उसके बारे में हमें सर्टेन स्टेटमेंट दी गई हैं और बताना है कि यहाँ पे जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। तो कह रहा है कि आपका जो हेस्टिंग प्लान था 1772 का, कि ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव ए सिविल और क्रिमिनल कोड। तो ये क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? यस, जो है कि यहाँ पे जो कि हेस्टिंग ने अपने प्लान में ये बताया था कि यहाँ पे आपके हर डिस्ट्रिक्ट के पास एक सिविल कोड भी होना चाहिए और एक क्रिमिनल कोड भी होना चाहिए। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। देन जो है कि कह रहे हैं कि जो भी जजेस थे वर हेल्प बाय द नेटिव असेसर हु वर स्किल्ड इन द हिंदू और इस्लामिक लॉज। तो ये क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? तो यस, ऑल्सो इट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको जानते हैं जजेस जो है कि सोनली जो है कि यूरोपियंस जो है कि उनको ही जज बनाया जाता था, पर जो है कि जो बाहर से जो है कि यूरोपियन जज आ रहे हैं, क्या उनको जो है कि इंडिया के कल्चर ट्रेडिशन इन सब के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, इनके बारे में नॉलेज है? तो बिल्कुल नहीं नॉलेज है। तो यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए जो है कि ये प्रोविजन बनाया गया, जो भी एक्सेसर है जो कि आपके स्किल्ड हैं हिंदू और इस्लामिक लॉ में, तो उनको सबऑर्डिनेट करेंगे और वो जजमेंट देंगे। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। तो ये दोनों प्रोविजन हमारे हेस्टिंग प्लान में इंक्लूड थे। बाकी कह रहे हैं कि सरदार दीवानी अदालत, आपकी सरदार दीवानी अदालत वॉज मेनली मेंट टू सेटल दी आपके मर्सेंटाइल केसेज जो कि एक्सीड करेंगे जो 10,000 इन वैल्यू। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। यहाँ पे कोई भी जो है कि लिमिट की वैल्यू नहीं थी। देर इज नो लिमिट ऑफ द वैल्यू इन द केस, नो लिमिट ऑफ वैल्यू इन केस, जो है कि ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी ये जो और चीज़ थी ये स्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए तो ये जो है कि हमारा जो है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। बट जो है कि आपकी सरदार दीवानी अदालत है, ये जो है कि आपके कुछ सिविल कोर्ट्स की तरह भी काम करती थी, तो सिविल कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की तरह काम करती थी। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि ये जो कोर्ट्स होते थे डिड नॉट पुट इनटू द प्लेस एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट। तो इनके अंदर कोई प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ थी। मीन जो कि एक स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि कोई भी कोर्ट डिड नॉट पुट प्लेस एनी प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो ये जो कि हमारे प्रोसीजरल इंप्रूवमेंट देखने को मिली थी, जो कि आप जानते हैं ओवर द टाइम जो है कि आपका जस्टिस सिस्टम जो है कि धीरे धीरे इंप्रूव हुआ था। जो कि आपने देखा था कॉर्नेविल्स ने जो है कि मैंने क्वेश्चन भी कराया आपको ऊपर प्रीवियस में, कॉर्नेविल्स ने जो है कि आपके जो मैजिस्ट्रेटियल फंक्शन थे जो है कि आपके आपके कलेक्टर से अलग कर दिए थे। तो ये सब जो कि क्या है ओवर द डेवलपमेंट है। तो ये जो कि स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, जो कि 1 और 2 करेक्ट है। तो 1 एंड 2 हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप देखिए ब्रीफली आपको समझ में आया होगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स द न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टेड, जो कि आपके जो है कि कंसर्न ऑफ द एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे एक न्यूज़पेपर स्टैब्लिश किया गया था। और यहाँ पे बताया गया था कि जो भी हमारे इनके कंसर्न्स है आपके एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स ने, तो ये कौन सा न्यूज़पेपर है? तो स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर थे, जैसे आपका कॉमरेड हो गया, हमदर्द हो गया, जमींदार और अल हिलल, जो है कि ये सब जो कि जानते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है कि ये लिखा था। ये सब जो कि राइटर आपको अब तक नाम याद हो जाएंगे। बाकी आपका कॉमरेड और हमदर्द जो है कि किसने जो है कि इनके एडिटर कौन थे? यहाँ पे जो कि इनका नाम लिख देता हूँ, आपके मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है कि इनके एडिटर थे, जो कि इन्होंने इसको पब्लिश किया था। बाकी जो है कि जमींदार जो है कि किसने पब्लिश किया था? ये जो है कि आपके मौलाना जफ़र अली खान इन्होंने किया था। बाकी अल हिलल तो जो है कि जानते हैं आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। तो एक ही आज़ाद लिख दे रहा हूँ, तो इससे जो कि रिलेट कर लेंगे आप। फिर जो कह रहे हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, करेक्ट बताइए। तो क्या कह रहा है कि आपका जो है कि इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। तो क्या ये करेक्ट है? तो ये जो है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि 1878 का जब ये एक्ट आया टू सप्रेस जो है कि आपको कंट्रोल दी प्रेस मीडिया, तो यहाँ पे जो है कि वाइडली आउटरीच देखने को मिला था। इसमें जो है कि प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। तो ये जो है कि हमारा इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि इसीलिए जो है कि बाद में जो है इसको जो है कि रिपील भी किया था इन दी ईयर, जो है कि आपके मैंने बताया था 1882 में जो है कि लॉर्ड रिपन ने जो है कि इसको रिपील भी किया था। इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था। रिपन ने आपको जो है कि इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? इंट्रोड्यूस करने वाले तो कौन थे? याद रखिएगा, दोनों सेम राइम करते हैं। लिटन ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था, और जो है कि किसने? रिपन ने इसको रिपील किया था। तो 1882 में रिपील हुआ था। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है। बाकी अगर है कि ये जो एक्ट था वॉज इंट्रोड्यूस बाय आपका लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन मेंबर, तो अपने ही मेंबर के खिलाफ जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। मीन कि अगेंस्ट द कंसोल ऑफ हिज ओन मेंबर, मीन कि अपने मेंबर के खिलाफ, मर्जी के खिलाफ जो है कि ये अपोज किया गया था। तो यस जो है कि यहाँ पे ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ओनली 2 इज द आंसर। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा आपको।
देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस नॉट एसोसिएटेड विद द पब्लिक सर्विस इन इंडिया, जो कि इनमें से फॉलोइंग कमीशंस दी हुई हैं, इनमें से हमारे जो है कि आपके पब्लिक सर्विस कमीशन से कौन सा रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो कि स्टैटिक आंसर है, जो कि बता दे रहा हूँ, राधा कृष्ण कमीशन। बाकी ये सब जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से है। इसको जो कि टेबल फॉर्मेट में पढ़ा दूंगा, इसलिए जो कि इसमें जो कि ज़्यादा डीप डाउन नहीं कर रहा हूँ मैं। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे जो कि आपका कह रहा है कि पेयर्स जो है कि आपके करेक्टली मैच है। तो आइए जो कि देखते हैं क्या क्या करेक्टली मैच है, क्या नहीं है। तो कह रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑब्वियस सी बात है, करेक्ट है। रहितवारी थॉमस मुनरू, बिल्कुल सही। महलवारी मैकेंजी ने लाया था, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी मैंने जो है कि चार्ट बना रखा है, तो उसको जो है कि ब्रीफली देख लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर टू बी इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द ईयर 1925, जो कि 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी। उसमें जो है कि आपके जो है कि फर्स्ट पर्सन जो है कि नॉन ऑफिशियल पर्सन, जो है कि पहले नॉन ऑफिशियल पर्सन जो है कि कौन बने थे, तो ये जो कि आपके देखेंगे वित्तल जे पटेल, वित्तल भाई जे पटेल थे। ये जो है कि एज ए स्पीकर चूज किए गए थे, जो कि मैंने आपको समझाया कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि क्या होता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। किसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी? वाइसराय की। इसको जो कि याद रखिएगा। यहाँ जो कि आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, ये जो कि आपके किसकी तरह काम करती थी? असेंबली की तरह काम करती थी। तो यहीं पे जो है कि आपके जो कि पहले स्पीकर चुन के आए थे कौन? ये आपके वित्तल जे भाई पटेल जो है कि पहले स्पीकर चुन के आए थे। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ब्रिटिश कम्युनिटी है, ब्रिटिश कम्युनिटी नहीं, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, तो ये कि कौन से ईयर में जो कि फाउंड की गई थी? तो इसका जो कि स्टैटिक आंसर है, दैट इज योर यहाँ पे जो कि 1889 में जो कि ये फॉर्म की गई थी। तो ये जो कि याद रखिएगा कहाँ पे फॉर्म की गई थी, ये जो कि ब्रिटेन में जो है कि फॉर्म की गई थी इन रिस्पॉन्स टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो है कि आप याद रखेंगे। इसका जो है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? जो भी आपके आपके इंडियन इशू थे, मीन जो कि अटेंशन सीख करना, मीन जो है कि अटेंशन को सीख करना ऑफ दी आपके जो कि जितने भी इंडियन इशूज थे, उनका जो है कि काम था। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, ये जो कि ब्रिटिश कमेटी, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्म। ये ब्रीफली आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ली नेशनलिस्ट अपोज दी काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, जो है कि जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट थे, उन्होंने जो कि इस एक्ट को जो है कि अपोज किया था। वाई दी अपोजिट? आइए जो कि देखते हैं, यहाँ पे रीजंस को हम समझते हैं, तो वन बाय वन करके। कि यहाँ पे जो कि कह रहे हैं कि नंबर्स ऑफ द मेंबर इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर जो है कि हमारे इंडियन मेंबर्स जो है कि इंक्रीज होंगे उसमें, तो हम अपोज क्यों करेंगे? तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज, तो इसमें भी अपोज क्यों करेंगे? ये भी गलत हो जाएगा। और जो कि यहाँ पे देखिए मेंबर्स लिखा है, तो मेंबर्स इंक्रीज हो रहे थे, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इंडियन अलाउ थे, तो इंडियन की एंट्री जो है कि अल्टीमेटली थोड़ा बढ़ रही थी, तो इसलिए जो कि इन दोनों प्रोविजन को अपोज नहीं किया गया था। देन जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि काउंसिल्स वर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट। तो यस, ये जो कि डिस्कस दिया था, यहाँ पे देखिए वोटिंग राइट नहीं मिले थे, तो ये भी जो कि हमारा इंफॉर्मेशन जो कि गलत है, इसको भी अपोज नहीं किया था। तो ये जो कि याद रखेंगे। अपोज किसको किया था? एट डिड नॉट, जो कि एक्ट था, डिड नॉट गिव द इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड, तो इसको जो है कि अपोज किया था इस एक्ट में। तो इसको वो है कि खुलेआम अपोज किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। बाकी जो है कि धीरे 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 हमें क्योंकि वोट को डिस्कस करने का दिया, फिर जो है कि वोट पे जो है कि आपके पहले वोट कह दिया मैंने यहाँ पे बजट को जो है कि पहले पार्टिसिपेशन एंड डिस्कस का राइट मिला, आपको वोटिंग राइट नहीं दिया। देन जो कि लेटर ऑन जो है कि आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क नहीं थे, तो जो कि धीरे धीरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क करने का राइट दिया। तो यदि ओवर द प्रोसेस जो है कि ओवर द टाइम जो है कि ये सब चीजें हो रही थी, तो यहाँ पे ब्रीफली याद रखेंगे। ये जो है कि एक्ट ने इंडियन कंट्रोल जो है कि पब्लिक फंड पर नहीं दिया था, तो इसका जो है कि अर्ली नेशनलिस्ट जितने भी थे, मीन जो कि आपकी इस एक्ट में इस प्रोविजन को अपोज किया गया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। देन जो है नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट है और बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके जो कि इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो कि आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था वाज रियरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। तो क्या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? तो ये जो है कि हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। ये बंगाल वाले रीजन में ही ज्यादातर जो है कि आपने किया था, बाकी थोड़ा थोड़ा रीजन जो है कि हल्का फुल्का वो जो है कि कवर करता था आसपास का। बाकी जो है कि रेयरली ही था कि मीन्स जो है कि बंगाल के बाहर जो है कि ये आपका परमानेंट सेटलमेंट जाए, किसका? कॉर्नविल्स का। देन जो कि कह रहा है कि आफ्टर द 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन अफेक्टिंग द एडवर्सली इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। तो ऐसा कुछ हैपन हुआ था? तो नहीं, 1810 में जो कि प्राइसेस रॉज हुए थे, जहाँ पे हार्वेस्ट प्रोड्यूस जो है कि क्या था आपका जो है कि इनकम जो है कि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एग्रीकल्चर प्राइस डिक्लाइन है, यहाँ पे डिक्लाइन नहीं, यहाँ पे प्राइस क्या हो गए थे, यहाँ पे प्राइस जो है कि
राइज कर गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ था, और जो है कि प्रोडक्शन की वैल्यू जो है कि ज़्यादा करने के लिए, यहाँ पे जो है कि इनकम जो है कि रेस करने के लिए इसके यहाँ के प्राइस को बढ़ा दिया गया था, क्या ना कि घटाया गया था। तो ये जो कि गलत हो जाएगा। तो ये आई होप ब्रीफली याद रखेंगे। थोड़ा जो है कि स्टैटिक सा क्वेश्चन है, इसको जो कि आप रिलेट कर लेंगे। बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो यहाँ पे देखिए 2 इज फॉल्स, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे कह रहे हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ द 1815 इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे जो कि अबाउट द इंग्लिश एजुकेशन मीन जो कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो 1815 का है, इसमें से कि नॉट करेक्ट क्या है। तो ये जो कि देखिए इसमें जो कि नॉट सच है, इसको जो कि आप पॉज करके पढ़ लेंगे। तो इस एजुकेशन एक्ट में क्या है क्या नहीं है, देखिए ये सब सीएपीएफ के क्वेश्चन, और सीएपीएफ जो है कि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बनाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए चाहे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, आप सीएपीएफ एग्जाम के जो है कि जरूर जो है कि ब्रीफली ध्यान दें। तो ये जो है कि गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को बनाता है, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ पे इनको जो कि सॉल्व करना है, और ये एक दो बार से नहीं होते कि एक बार जो कि यहाँ से वीडियो से देख लिया और जो कि सॉल्व नहीं किया हो जाएगा। आपको एक दो बार इसको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और इन्हीं से जो कि क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका इंग्लिश एजुकेशन एक्ट है 1835 का, उसमें जो है कि करेक्ट क्या नहीं होता, ये वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि ये प्रपोज किया था गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने ऑन द एडवाइस ऑफ द मैकले। तो ये जो है कि आपके मैकले मिनट कमेटी थी, उसी में जो है कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाने के लिए कहा था कि जो कि एम्फेसिस डालिए, जो कि यहाँ पे इंग्लिश एजुकेटर्स बनाइए, क्लर्कियल क्लास बनाइए। तो ये जो कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। बाकी कह रहा है कि मेड द इंग्लिश मीन जो कि इंग्लिश को जो कि लैंग्वेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि यहाँ पे जो कि इंग्लिश को मीडियम बना दिया गया, मीडियम ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पे इसको याद रखेंगे। देन जो है कि आप कह रहा है कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशनाइजेशन ऑफ द इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा जो कि लेटर स्टेज वाज सेट फॉर द न्यू डायरेक्शन ऑफ द इंडियन एजुकेशन। तो ये जो कि आपका करेक्ट है कि पहले जो कि इसको फॉर्मली जो है कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया लैंग्वेज को, फिर जो है कि यही जो है कि आपके लेटर ऑन इंडियन एजुकेशन में जो है कि आपकी डायरेक्शन बन गई। तो ये हमारा करेक्ट है। बाकी जो कि नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि आप जान रहे हैं, अब यहाँ 3 करेक्ट हो गया, तो इसको तो गलत होना ही है। क्यों गलत होना है कि देखते हैं, ये जो कि टू द एग्जिस्टिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन फ्रेश अवार्ड ऑफ द स्टाइपेंड टू द स्टूडेंट्स एंड द पब्लिकेशन ऑफ द क्लासिकल टेक्स्ट वर कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो है कि देयर इज वुड मीन जो कि आपके जो कि कोई भी सपोर्ट नहीं था, मीन जो कि ये स्टाइफन लिख रखा है, तो इस एक्ट में जो है कि कोई भी स्टाइफन हो गया, नो फाइनेंशियल सपोर्ट है। तो इसको जो कि लेमेंस टर्म में लिखे तो जो है कि आपका नो सपोर्ट फ्रॉम द कंपनी, जो है कि नो सपोर्ट फ्रॉम कंपनी, जो है कि कंपनी जो है कि एजुकेशन में कोई सपोर्ट नहीं करेगी, बस ये सब जो है कि गाइडलाइन दे दी थी। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये तीनों करेक्ट है, ये हमारा रॉन्ग है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉलोनियल इकोनॉमी इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे जो कि आपका जो कि नॉट करेक्ट मीन जो कि एक गलत है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कॉलोनियल इकोनॉमी में जो है कि क्या गलत बात इन्होंने कह दी है क्वेश्चन में। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। करके ब्रिटिश प्रेजेंस इनहेबिटेड इंडिजीनियस कैपिटलिज्म। तो ये यहाँ से आप समझ रहे होंगे, देखिए क्या लिखा है कि ब्रिटिश जो है कि प्रेजेंस करते थे, इनहेबिट कर रहे थे इंडिजीनियस कैपिटलिज्म को। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? तो यस जो है कि इन्फॉर्मेशन सही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रिटिश के पास जो है कि जब तक जो है कि हमारा जो कि मोनोपोली खत्म नहीं हुई थी, आपके मोनोपोलीज लगाने का, ट्रैफिक्स लगाने का, जो भी ट्रैफिक थे, बाकी जो है कि इंडियन गुड्स को जो है कि रेस्ट्रिक्ट कर देना, जो कि इंडियन गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग को जो है कि अपने हिसाब से हैंडल करना, तो ये जो है कि ब्रिटिश कैपिटलिज्म के थ्रू ही चल रहे थे। तो ये इन्फॉर्मेशन तो भाई साहब करेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है कि क्वेश्चन में पूछा क्या था कि नॉट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा कह रहा है कि लिसे फेरे जो है कि एक्टिवली प्रमोटेड था इंडिजीनियस कैपिटलिज्म में। तो जानते हैं नॉन इंटरफेरेंस होता है, ये क्या होता है, ये इकोनॉमी में पढ़ते हैं, आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है क्या होता है, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो कि ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे भर भर के जो कि कंट्रोल किया था। मैंने ऊपर ही बताया कि ब्रिटिशर जो है कि अपनी कंपनी के थ्रू जो है कि पूरे इंडियन मैन्युफैक्चर ट्रेड को जो है कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि एक्टिवली नहीं था। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन जो है कि हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इन्होंने जो है कि आपके ज़्यादा एक्टिवली नहीं था, ये नॉट एक्टिव थे। तो यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस की जगह इनका पूरा भर भर के इंटरफेरेंस था। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई। फिर कह रहे कि वाइट कलेक्टिव मोनोपोली जो है कि केम अर्लियस्ट एंड रिमेन्ड आउट मीन मोस्ट प्रोनाउंस इन द ईस्टर्न इंडिया। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। ये वाइट कलेक्टिव मोनोपोली क्या होता है, इससे जो है कि आप क्या समझते हैं, ये मीन जो है कि जितने भी ब्रिटिशर्स थे वो जो है कि आए और जो है कि यहाँ पे बसेरा बना के चले गए। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपका कह रहा है कि बॉम्बे हिंटरलैंड वॉज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। तो ये जो कि ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपका जो कि
आपका कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो बॉम्बे हिंटरलैंड था वॉज डिफिकल्ट टू पेनिट्रेट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवेज। तो यस जो है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे से पहले बॉम्बे को जो है कि पहुंचाना बहुत मुश्किल था, फिर धीरे धीरे जब रेलवे कंस्ट्रक्शन हुआ तो लेटर ऑन ये भी ईजी हो गया, तो ये जो कि करेक्ट है, तो ये जो कि याद रखेंगे आप। देन जो है कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटेड ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी फॉर द इंडिया। तो ये कि यहाँ पे फॉलोइंग एक्ट में से स्टैटिक क्वेश्चन है बिल्कुल, कि किस एक्ट ने जो है कि आपकी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट क्रिएट की थी। तो यहाँ पे आपका 1858 का एक्ट था। यहाँ पे देखेंगे इसमें प्रोविजन प्रोवाइड है कि ये जो है कि आपके क्राउन रूल जब आता है, यहाँ पे क्या क्राउन रूल जब आता है तो ये क्या होता है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन जाते हैं कौन, जीजीआई जो है कि क्या बन जाते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय बन जाते हैं। और इनको जो है कि सबॉर्डिनेट करने के लिए एक ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जो है कि आपके सेक्रेटरी ऑफिस बनता है, जो कि लंदन में सिट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडिया। और यहाँ से जो है कि सारे तालमेल चीजें होंगी आपके, जो है कि ही इज द मेडिएटर बिटवीन वाइसरॉय और जो है कि आपके जो है कि यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट की जगह पे, यहाँ पे बीच में दोनों से मेडिएट करके सब कुछ हैंडल करेगा। तो इसका जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड टेन्योर सिस्टम नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे जो कि आपका लैंड टेन्योर सिस्टम है, जो लैंड टेन्योर सिस्टम उसके बारे में करेक्ट क्या नहीं है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं यहाँ पे चारों स्टेटमेंट को। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो आपका जो है कि लैंड टेन्योर सिस्टम देखिए पहली बार क्या होता है, ये जो है कि आपके परमानेंट सेटलमेंट है, महलवारी सिस्टम है, रैयतवारी सिस्टम है। तो ये जो कि लैंड टेन्योर सिस्टम जो है कि आपका किससे रिलेट करता है, आइए देखते हैं। आपके जितने भी तीनों सिस्टम हैं उनमें से जो कि आपकी बात हुई है, तो मैंने बता दिया लैंड टेन्योर सिस्टम का मतलब क्या है, परमानेंट, महलवारी और रैयतवारी। तो आइए पहले स्टेटमेंट देखिए कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया में तीन कैटेगरी ऑफ लैंड टेन्योर सिस्टम था, जमींदारी थी, महलवारी थी, रैयतवारी थी। तो यस जमींदारी को ही आपका परमानेंट सेटलमेंट कह देते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि आपकी क्या होगी, करेक्ट होगा, ये जो है कि आपका करेक्ट होगा। बाकी कह रहा है कि जमींदारी सिस्टम में लैंड वाज हेल्ड बाय वन पर्सन at the most by a few joint owners who were responsible for the payment of the land revenue। तो परमानेंट सेटल में क्या होता है कि मीन जो है कि आपकी जमीन जो है कि एक ही पर्सन के पास रहती थी, वही ऑनर होता था। और कभी कभी होता था कि ज्वाइंटली जो है कि बड़ी कोई जमीन जो है कि इसमें एक दो ऑनर जो है कि और है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी करेक्ट है आपकी। बाकी स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यहाँ पे अंडर दी महलवारी सिस्टम जो आपका एग्रीकल्चर लैंड था बिलोंग करता है गवर्नमेंट को। तो क्या सही है, तो यहाँ महलवारी सिस्टम जानते हैं, इधर था आपके जो है कि थोड़े वेस्टर्न साइड में था, तो इधर वेस्टर्न साइड में महलवारी सिस्टम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को लैंड बिलोंग करती थी, तो नहीं जो है कि गवर्नमेंट को ये लैंड बिलोंग नहीं करती थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा था, ये हमारा आंसर होगा। महलवारी सिस्टम में जो है कि एक जो है कि किसी जो है कि बड़े लैंड फार्मर के जो है कि जैसे महल होते थे राजा के, उनके पास पास जमीन है, जो लेमेंस टर्म में समझिए। तो ये जो है कि जमीन जो है कि इस महल के अंडर आती थी और यहीं पे जो है कि सारे रिवेन्यू कलेक्ट करके इकट्ठे दिया जाता था। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी रायतवारी सिस्टम में कह रहा है कि परमानेंट राइट्स थे लैंड के और जो कि डायरेक्टर रिस्पॉन्स थे। तो ये जो है कि यहाँ पे रायोत्स बना दिए जाते थे, रायोत्स बना के यहाँ पे डायरेक्टली जो है कि रिवेन्यू आपको जो कि हैंडल करते थे। तो ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। देन जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बारे में जो है कि आपकी है कि डिबेट बिटवीन रहती थी 1930 में किस चीज को लेकर, तो हमें बताना है इनमें से फॉलोइंग में से करेक्ट क्या क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एंग्लिश जो थे वांटेड टू कट दी मनी बिंग स्पेंट ऑन दी प्रिंटिंग संस्कृत और अरेबिक टेक्स्ट। तो यस जो है कि ये जो है कि किसको एंग्लिश जो है कि प्रीच किसको करते थे, दे प्रीच दी आपके इंग्लिश एजुकेशन को। तो वो चाहते नहीं थे कि संस्कृत और जो है कि अरेबिक टेक्स्ट पे जो कि जाए। तो ये जो है कि स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी कह रहे हैं कि एंग्लिश वांटेड टू कट दी मनी स्पेंट ऑन दी प्रिंटिंग संस्कृत टेक्स्ट बट विश टू कंटिन्यू टू प्रिंट इन दी पर्शियन। जो कि पर्शियन में जो है कि आप कंटिन्यू करना चाहते थे। तो ये जो है कि आपका गलत है। यहाँ पे जो कि वो खाली जो है कि ऐसी कोई डिजायर नहीं थी कि वो जो है कि पर्शियन पे करे। तो इनका जो है कि सोलली पर्पस था कि मीन जो है कि जितना भी जो है कि फोकस हो वो हमारे इंग्लिश एजुकेशन पे हो, इंग्लिश एजुकेशन पे हो। बाकी इंडिया की जितनी क्लासिकल लैंग्वेज थी, जो कि इंडियन लैंग्वेजेस पे कोई भी फंड ना जाए। तो ये जो है कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है कि नहीं देना चाहते थे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि पर्शियन के ऊपर जो है कि खर्चा करे। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बाकी करके ओरिएंटलिस्ट जो है कि चाहते थे स्टाइफन फॉर दी अरेबिक और संस्कृत स्टूडेंट के लिए। तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट चाहते थे कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उनके मदर लैंग्वेज टंग में और यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में जो कि प्रोपोगेट किया जाए। तो ये करेक्ट है। बाकी फोर्थ कह रहा है कि ओरिएंटलिस्ट स्टार्टेड ए न्यू संस्कृत कॉलेज इन दी दिल्ली। तो क्या दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, नहीं ये दिल्ली में नहीं स्टार्ट हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है कि गलत हो जाएगी। आपका संस्कृत कॉलेज जो है कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे बनारस संस्कृत कॉलेज जो कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा था, इट वाज स्टार्टेड इन दी वाराणसी। वाराणसी में जो कि आपके जो कि 1791 में, यहाँ पे नाम याद आ रहा होगा आपको, जॉन जोनाथन, सॉरी जॉन नहीं, यहाँ पे जो कि
जोनाथन, जैसे मैं रिलेट करके याद रखता हूँ, आप याद रखिए, जॉन से याद रखेंगे तो ऑप्शन में आपको जोनाथन डंकन दिया रहेगा, तो ये जो कि आप जो कि करेक्ट कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि ये दिल्ली में नहीं था। यहाँ पे हमारा 1 और 3 जो कि करेक्ट है, तो यहाँ ये ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो कि आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी कह रहे कि नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, गाइस परमानेंट सेटलमेंट बहुत बार क्वेश्चन आ गया है, तो काइंडली अटेंड इट, जो कि आपका होमवर्क है, इसको जो कि आप काइंडली अटेंड करेंगे। तो इसको जो कि मैं स्किप करना हूँ, एंड लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आप कमेंट में जो कि 142 का मुझे आंसर बताएंगे क्या करेक्ट आंसर है। देन जो है इसको आपको पॉज करना है, यहाँ पे पॉज करना है, और जो कि 142 का मुझे कमेंट में बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो कि आपका होमवर्क है, थोड़ा थोड़ा जो कि आप भी इंटरेक्टिव सेशन को रखें, नहीं तो खाली सुनते रहते हैं आप लोग। नेक्स्ट टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। यहाँ पे जो कि आपके मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ द 1909 है। यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट दी है, आस्किंग दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं, और यहाँ पे हम जानते हैं कह रहा है कि दिस वर नेम्ड आफ्टर द ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज मिंटो और मॉर्ले। देखिए मैंने आपको जो कि होमवर्क दिया था कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मॉर्ले कौन है, मिंटो कौन है, ये जो कि आपके कौन है और ये कौन है। तो मैंने आपको कहा था कमेंट सेक्शन करने के लिए, तो यहाँ पे जो कि अब आइए इस क्वेश्चन आ गए, तो यहाँ पे इसको बता दिया जाता है। तो मिंटो कौन थे, ही इज दी दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये जो कि हमारे कौन थे, आपके जो कि वॉइसरॉय थे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, मिंटो इज दी दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के जो कि वॉइसरॉय थे, और इनका नाम बहुत जो है कि बड़ा था। इनका नाम देखेंगे तो इनका नाम जो है कि क्या था, यहाँ पे नाम नोट करना चाहे तो आपको जो है कि गिलबर्ट एलियट मुरे, गिलबर्ट एलियट मुरे किनिन माउंट। तो ये जो है कि इनका थोड़ा सा जो अजीब सा नाम है, जो कि गिलबर्ट एलियट मुरे किन माउंट, जो है कि ऑल्सो नोन एज द मिंटो। ये हमारे दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि आपके हमारे क्या थे, ये वॉइसरॉय थे। जो कि इसको याद रखें, वॉइसरॉय थे, और इनको ही आपको कौन कहा जाता है, इंडिया के फादर ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। तो ये सब फैक्ट आपको जो कि याद रखनी चाहिए। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। और मौर्य कौन थे, मौर्य थे आपके जो है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये जो है कि हमारा कह रहा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज के नाम पे दिए गए थे, तो नहीं, यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट्रीज का मतलब हुआ जो वहाँ ब्रिटेन में जो हमारा पार्लियामेंट है, मीन जो कि इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट है, वहाँ पे जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से रिलेट करते थे। नहीं, ये लोग जो है कि इंडिया से रिलेट करते थे। तो ये जो है कि इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, आपकी गलत हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने प्रोवाइड किया था लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो है कि दिस एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड दी लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट, जो है कि कहा जाता था बाय इंक्रीजिंग, कैसे कैसे क्यों कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि आपको दिखेगा क्या कि नंबर ऑफ द इलेक्टेड इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है कि इंक्रीज हुए थे। यहाँ पे जो कि कितने इंक्रीज हुए थे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की, जो है कि आपको बताना है। यहाँ पे एक्ट्स में जो है कि आपको मिल जाएगा 16 से 60 कर दिए गए थे। ये जो कि आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करिए कि कितने जो है कि कहाँ से कहाँ इंक्रीज किए गए थे। देन कह रहा है कंटेन द प्रोविजन दैट एंश्योर द ब्रिटिश ऑफिशियल रिटेन देयर मेजोरिटी इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये भी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, क्योंकि ये लोग जो है कि कभी भी, मैंने बताया था आपको, जो कि बार बार समझा देता हूँ, यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसकी होती थी, वाइसरॉय की, जहाँ 1+6 रहते थे। और फिर यहाँ जो है कि आपकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती थी, जिसमें 16 से 60 भी किया था, तो हमेशा ये जो है कि यहाँ पे 2 मेंबर बनाते थे, एक मेजोर आई मीन जो है कि ऑफिशियल मेंबर होते थे, और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। तो यहाँ पे जो है कि कुछ जो है कि डायरेक्टली नॉमिनेट करते थे ब्रिटिश क्राउन, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और यहाँ पे जो है कि इलेक्ट करके लाते थे। और हमेशा ये चाहते थे कि मेजोरिटी बनी रहे, ताकि कोई भी जो है कि एक्ट और बिल पास करने के लिए यहाँ पे इनका जो है कि इनको जो है कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, तो जो कि हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। देखिए सीएपीएफ 2016 का क्वेश्चन है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हमारा क्या क्या कह रहा है कि इट इज आस्किंग अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ द यूटिलिटेरियनिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो कि करेक्ट है। इसके बारे में जो है कि आप एथिक्स में पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, ये एडवोकेट करता है, इट एडवोकेट द फिलॉसफी ऑफ योर हैप्पीनेस, जो है कि आपके हैप्पीनेस की फिलॉसफी को एनरिच करता है, और जो है कि आपके जो है कि ग्रेटर ग्रेटर गुड और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो कि होता है कि ग्रेटेस्ट नंबर तक हैप्पीनेस रीच करे। तो ये जो है कि आपका यूटिलिटेरियन अप्रोच भी जो है कि इससे जो है कि रिलेट करता है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आप नेक्स्ट अपना स्टेटमेंट देखिए, तो हमें जो है कि पूछा गया कि इनमें से क्या क्या करेक्ट है अबाउट दिस आइडियोलॉजी। तो यहाँ करेंगे, देखेंगे जो कि आपका कह रहा है कि दिस बिलीव द रूल ऑफ द लॉ दैट नेसेसरी फॉर द सोशल बेटरमेंट। तो यस, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है कि जेम्स मिल ने एक्सपाउंड किया था प्रिंसिपल ऑफ द दिस यूटिलिटेरियन इन हिज फेमस बुक, आपका यूटिलिटेरियंस एंड द राज। तो ये क्या इस बुक में था, तो ये जो है कि गलत इंफॉर्मेशन है। इस बुक का नाम भी यही था आपका, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म ही नाम था, जो कि इन्होंने पब्लिश की थी इन द ईयर 1861। तो ये जो है कि फेमस बुक जो है कि 1861 में थी, जो जेम्स मिल ने प्रोफाउंड किया था इस जो है कि प्रिंसिपल्स को। तो जो है कि ये ब्रीफली आप याद रखेंगे।
देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो आपको जो है कि स्टेटमेंट कह रहा है कि यूटिलिटेरियंस डिफर फ्रॉम द लिबरल्स इन द सिग्निफिकेंट वे। तो यस जो है कि आपका जो है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। क्यों लिबरल वे में क्यों होता था? क्योंकि जो लिबरल्स होते थे वो बिलीव करते थे आपका राइट ऑफ द इंडिविजुअल, क्या यहाँ पे लिबरल्स किस पे बिलीव करते थे? ये राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल के ऊपर बिलीव करते थे, एंड जो है कि राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, और जो है कि किसके ऊपर जो है कि इनका फोकस था, ये पैरामाउंटेंसी पे फोकस करते थे, मीन जो है कि ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही रहे। और यहाँ पे यूटिलिटेरियंस किस पे बिलीव करते थे कि आपके जो है कि राइट्स जो है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सबके लिए जो है कि बेटरमेंट के लिए रहे, ग्रेटर हैप्पीनेस के लिए, जो कि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये सब जो है कि जानते हैं हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सब जो है कि रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है। तो इसको जो है कि यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन है ये। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका यूटिलिटेरियनिज्म जो है कि हैज डिस्टिंक्ट अथॉरिटेरियन टेंडेंसी। तो ये भी जो है कि आपका करेक्ट है, जो कि यहाँ पे डिस्टिंग अथॉरिटेरियंस रहते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। जो कि हमारे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, जो कि मतलब था ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द गुड, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल तक रीच करे। तो आई होप जो है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमारे यहाँ पे जो कि सेकंड गलत है, तो यहाँ पे देखिए 1 3 4 करेक्ट है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देन इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट और एग्जामिन करना है करेक्ट है और जो है कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं। आपका स्टेटमेंट वन जो कह रहा है, इंडिया शेयर ऑफ द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए 2015 क्वेश्चन है, तो थोड़ा जो है कि पुराना है। बाकी जो है कि देखते हैं आपका इंडिया शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट स्टेडली डिक्लाइन ड्यूरिंग द 19th एंड द 20th सेंचुरी। तो ये जो है कि क्या करेक्ट इन्फॉर्मेशन है? तो ये जो है कि इंडीड इट इज द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, इंडस्ट्री जो हमारी थी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री जो है कि वो स्टेडली डिक्लाइन की कर गई थी। मीन जो है कि आपका 19th सेंचुरी, मतलब 1800 से जो है कि आपके 1900 टाइम पीरियड का 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है कि हमारा जो है कि इंडस्ट्री बहुत तेजी से डिक्लाइन कर गया था, और इसके रीजन आपको पता ही है। क्योंकि जो है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज जो है कि अमेरिका में पीक पे था, और वो जो है कि यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते थे और वहां से मैन्युफैक्चर गुड करके यहाँ लाके बेचते थे, जो कि हमारी ड्रेन वेल थ्योरी में भी मैंने आपको समझाया है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होगी यहाँ पे जो है कि करेक्ट होगी। देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर वाज नो एब्सोल्यूट डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। तो क्या यहाँ पे कोई डिक्लाइन देखने को नहीं मिला था? जो कि यहाँ पे एक गलत होगा। यहाँ से मैंने बताया आपको जो कि क्या, यहाँ पे जो कि प्रोडक्शन में काफी डिक्लाइन देखने को मिला था बिकॉज ऑफ दी रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे रॉ मटेरियल जो कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन में जो है कि इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो हमारा आंसर जो है डायरेक्टली निकल जाएगा यहाँ पे। सेकंड फॉल्स है, 1 is 2, तो यहाँ पे जो है कि हमारा सी आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके फॉलोइंग स्टेटमेंट दी है रिगार्ड ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे से क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो कि ब्रिटिशर्स ने बताया था कि यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं है। तो आइए जो कि वन बाय वन करके देखते हैं। हमें नॉट ट्रू बताना है, मीन जो कि इनमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है, और करेक्ट ऑर्डर को जो है कि हमें चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंपनीज वर गारंटेड रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो है कि जो भी उस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है कि आपके जैसे अभी देखिए जाते हैं शेयर एंड बॉन्ड्स इशू होते हैं, तो इसी तरीके से जो भी गवर्नमेंट के पास जो है कि आपके जो है कि इन्वेस्ट कर रहा था गवर्नमेंट में आपके ड्यूरिंग दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, तो 5% जो है कि उसको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो है कि ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे 5% रिटर्न देने की बात की थी। देन जो कि कह रहे हैं कि रेलवेज वर टू बी मैनेज मेनली बाय द गवर्नमेंट। तो क्या वो जो है कि पूरा जो है कि सोनली आपके जो है कि गवर्नमेंट मैनेज करेगी? तो नहीं, यहाँ पे जो है कि ट्रेडिंग रूट्स बन रहे थे, मीन जो है कि आपके जो भी ट्रेड आउटपुट्स थे उनको जो है कि कनेक्टिविटी के लिए बनाया जा रहा था। तो ये जो है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज थी वो भी इसको मैनेज कर सकती थी। तो ये याद रखिएगा, इसको जो कि प्राइवेट कंपनीज भी मैनेज करेंगी, यहाँ ओनली गवर्नमेंट नहीं करेगा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। देन जो है कि कह रहा है कि यहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ द प्रेफरेंशियल फ्राइट चार्जेस नहीं था। तो क्या ऐसा जो है कि करेक्ट है? तो यस जो है कि देयर वाज नो, जो है कि सॉरी, ये जो है कि गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे जो है कि प्रेफरेंशियल फ्राइट चार्जेस था। क्योंकि देखिए यहाँ से जो है कि आपको पता होगा कि जब वो प्राइवेट कंपनीज जो है कि इसको मैनेज कर रही हैं, तो वो जो है कि प्रेफरेंशियली ट्रीट भी करेंगे कि भैया हमारा जो है कि हमारा लगेज जो है कि हमारा कैरियज है, या जो कि हमारी जो ट्रेन है, हमारी जो है कि ट्रेन है वो जो है कि जल्दी से मूव करे। तो ये जो है कि आप याद रखें, यहाँ पे प्रेफरेंशियल फ्राइट चार्जेस जो है कि वहाँ लिए जाते थे। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। जो भी जैसे हो गया मिलिट्री सप्लाईज के लिए, जो है कि मिलिट्री सप्लाईज के लिए अलग चार्जेस थे, ठीक। रॉ मटेरियल के लिए जो है कि रॉ मटेरियल के लिए जो है कि अलग चार्जेस थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे जो है कि इन्फॉर्मेशन आपको याद रहनी चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो है कि कंपनी जो है कि लैंड फ्री, गवर्नमेंट जो है कि इनको जो है कि लैंड ग्रांट दे रही थी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? तो हमें बताना है नॉट करेक्ट बताना है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 तो करेक्ट है, तो यहाँ से 1 काटिए, यहाँ से 3 काटिए, तो हमारा जो है कि इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे 1 और 4, तो 4 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा बी बी आंसर बचेगा। 2 और 3 जो है कि नॉट ट्रू है, मीन्स इनकरेक्ट हमारा 2 और 3 था।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग ऑफ द 7073 स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, काइंडली पॉज इट एंड जो है कि इसको आप सॉल्व करेंगे और इस 147 का भी आंसर बताएंगे। अभी मैंने 3-4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए हैं, तो यू मस्ट डू दिस गाइस, तो इसको जो है कि काइंडली जो है कि आप बताएंगे। बाकी जो है कि देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफली जो है कि सम अप कर देता हूँ। आपका रेगुलेटिंग 73 का एक्ट जो है कि क्या था, आपके करप्शन चार्जेस बढ़ने की वजह से पहला जो है कि ये था फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दी, आपका जो है कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दी क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन दी इंडिया कहा जाता है। बाकी यहाँ पे गवर्नर जनरल से क्या हो गए थे, यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए थे, और जो कि आपके जो है कि ये जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को ओवरसी कर सकते थे। फिर लेटर ऑन जो है कि आपके जो है कि 93 वाले एक्ट में जो है कि 1793 में क्या हो गया था, इस मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को इस एक्ट के थ्रू 93 एक्ट के थ्रू यहाँ पे सबऑर्डिनेट बनाया गया था। पहले जो है कि सिर्फ क्या था, यहाँ पे जो है कि ओवरसी कर सकते थे, पर जो कि लेटर ऑन इस एक्ट के थ्रू जो है कि सबऑर्डिनेट कर दिया था। देन जो है कि नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो कि कोई भी जो है कि आपके जो कि गिफ्ट और ब्राइब जो है कि नहीं ले सकते थे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट हो गई थी, जो कि अंति कलकत्ता जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि स्टेब्लिश कर दिया गया था। ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियसली लॉग इन्फॉर्म जो है कराया था। तो काइंडली पॉजिट जो है कि इसको सॉल्व करेंगे और इसका जो है कि मुझे आंसर जो है कि लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन ये है, और यहाँ पे आपको जो है कि जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ, तो इसको जो है कि तुरंत पॉज करके जो है कि थोड़ा सा जो है कि आप कमेंट सेक्शन में जो है कि जाके इसको टाइप करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेक्कन राइट्स जो हुए थे, डेक्कन राइट कमीशन जो है कि कंसर्न विद, तो ये ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ पे इसका जो है कि स्टैटिक आंसर है ये जो कि इंडेपेंडेंस ऑफ द पीजेंट, जो है कि यहाँ पे क्या कहा था डेक्कन राइट्स में, यहाँ पे कमीशन ने ये कहा था कि अगर कोई पीजेंट जो है कि आपके कोई भी फार्मर है वो डेप्ट में है, तो अपनी जो है कि लैंड जो है कि सेल नहीं कर सकते हैं, लैंड को जो है कि सोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड कर दिया गया था, बाकी इसके बारे में जो है कि डिस्कस कर चुके हैं। देन जो है कि आपका ना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाईलाइट दी हार्डशिप फेस्ड बाय दी पीजेंट्स, आपके जो है कि सच्चिदानंद सरस्वती जी ने इसके जो है कि इसके रिस्पॉन्स में आपका जो है कि जानते हैं ये किससे रिलेट करते हैं। पहले तो ये जानिए कि ये जो है कि हमारे क्वेश्चन जो कह रहा है कि यहाँ पे हार्डशिप जो फेस हुई थी पीजेंट्स के द्वारा, फार्मर्स के द्वारा, यहाँ पे सच्चिदानंद सरस्वती जी पब्लिश विच न्यूज़पेपर, तो जो है कि सच्चिदानंद सरस्वती जी ने कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था। इन्होंने न्यूज़पेपर तो पब्लिश किया था आपका जो है कि लोक संघर्ष जो है कि न्यूज़पेपर था, इट इज पब्लिश बाय हिम। और जो कि जानते हैं ये ऑल इंडिया किसान सभा से भी रिलेट करते हैं, जिन्होंने इसको ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ बिहार में फॉर्म की थी, और इसी को जो है कि आप किसान मूवमेंट नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो है कि किसान मूवमेंट था, तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, किसान मूवमेंट हो गया ये सब, तो ये लोक संघर्ष में जो है कि ये इसको पब्लिश करते थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु रोट दी न्यू लैम्प्स ऑफ फॉर दी ओल्ड, जो है कि न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड जो है कि ये किसने जो है कि लिखा था। तो यहाँ पे स्टैटिक सा क्वेश्चन है, इट इज रिटन बाय दी योर अरविंदो घोष, जो कि अरविंदो घोष ने जो कि ये राइटिंग की थी, जो कि क्रिटिकल आर्टिकल्स थे जो कि पब्लिश किए थे इन्होंने कि 1893 से 94 के बीच में। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, ये जो कि क्रिटिकल आर्टिकल्स थे, न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड, ये जो कि क्या थे आपके आर्टिकल्स थे विच इज पब्लिश बाय हिम इन द ईयर जो है कि आपके 1893 एंड 1894। आपका कौन से जर्नल कौन सा, यहाँ पे एक जर्नल रिलेट करता है आपका इंदु प्रकाश, यहाँ पे जर्नल कौन सा था, इंदु प्रकाश जर्नल था। तो इससे जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि बाकी जो है कि इन लोग के बारे में टेबल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए आप जो है कि स्टैटिक सा क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर है और एडिटर है, न्यूज़पेपर और एडिटर, इनके बारे में जो है कि इन्फॉर्मेशन है जानते हैं। यहाँ पे जो कि स्टैटिक सा है, आपका फ्री हिंदुस्तान कौन करते थे, तारकनाथ दास जी करते थे। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन, सो इजी क्वेश्चन, ये जो कि महात्मा गांधी कई बार जो कि कर चुके हैं। वॉइस ऑफ द इंडिया कौन करता था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। यहाँ वॉइस ऑफ इंडिया जो है कि आपके दादा भाई नौरोजी का था। देन जो है कि आपके बंगाली जो है न्यूज़पेपर जो है कि आपका जो है कि सत्येंद्र नाथ बैनर्जी करते थे, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। फिर यहाँ से देख लेंगे डी ए बी सी किस में है, तो यहाँ पे डी डी दिख रहा है, डी ए, तो यही हमारा हो जाएगा डी ए बी सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर जो कि नेक्स्ट कह रहा है कि आपका जो कि गवर्नमेंट ऑफ नॉट नॉट यहाँ पे पूछा है कौन सा इसमें से फीचर नहीं है किसका, 1935 एक्ट का। तो जो कि 1935 एक्ट हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। कह रहे कि ये जो कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, तो बिल्कुल सही बात है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि अप्रेजल ऑफ द एक्ट ऑफ द 1935, तो क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है। तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट जो है कि ऐसा कोई जो है कि अप्रेजल जो है कि नहीं लाता था 1935 के एक्ट में, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बाकी फेडरेशन बनानी थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, तो ये करेक्ट है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर कह रहे कि रॉयल टाइटल्स एक्ट था जो कि क्वीन विक्टोरिया बिकेम एम्प्रेस ऑफ द इंडिया, तो ये जो कि रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है कि क्वीन विक्टोरिया का जो है कि कब आया था। तो ये जो कि हमारा जो कि देखते हैं
कौन से, यहाँ पे देखिए मैंने आपको 3 दरबार्स बताए थे, क्या बताए थे, दिल्ली के 3 दरबार्स हुए थे, दिल्ली दरबार्स। इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है कि मैंने आपको पहले सेशन में दी थी। तो वहाँ पे जो है कि आपका ये रॉयल टाइटल एक्ट था, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ द इंडिया। तो ये जो है कि आपका 1877 वाले एक्ट में था। तो ये जो कि याद रखेंगे 1877 के दिल्ली दरबार में, 1877 के दिल्ली दरबार में इसको जो है कि पब्लिश किया गया था। और वहाँ पे जो है कि आपको कौन दिखेंगे, यहाँ पे जो कि लॉर्ड लिटन जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम कौन थे आपके, जो है कि वाइसरॉय ऑफ जो है कि इंडिया थे। इन्होंने जो कि ये एक्ट एनेक्ट किया था। दिस एक्ट जो है कि आपके 1876 में कौन सा एक्ट था, रॉयल टाइटल्स एक्ट, दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम था। तो ये जो है कि मस्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए कि रॉयल टाइटल्स एक्ट जो है कि 1876 का था। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने अपॉइंट किया था यूनिवर्सिटी कमीशन, जो कि इंक्लूड करता है इंडियन मेंबर्स, और वो कौन थे। तो यहाँ जो है कि स्टैटिक क्वेश्चन है, आप जानते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन में कौन कौन इंडियन मेंबर थे। तो यहाँ पे जो कि देखिए आपको जो कि यूनिवर्सिटी कमीशन जो है कि आपका पहले तो ये जानिए, दिस यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ लॉर्ड कर्जन, ये जो कि अपॉइंट की गई थी, जो कि हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है। यूनिवर्सिटी कमीशन है तो किससे रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। और जो कि इसमें जो है कि लॉ मेंबर्स थे, जो कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे थॉमस थॉमस रिले यहाँ पे ये थे। इनके साथ साथ और कौन थे, इनके साथ साथ देखेंगे तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सैयद हुसैन बिलग्रामी जी और देखिए जस्टिस गुरुदास बनर्जी जी। तो यहाँ पे ये दोनों लोग इनके अलोंग जो है कि साथ साथ में थे। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसी से जो है कि हमारा कौन सा निकल के आता है, दिस लॉ कमीशन से ही आपका जो है कि यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का, कौन सा, यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 जो है कि निकल के आता है, जिसने जो कि थोड़ा जो कि स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फेस किया था कि हायर एजुकेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे विच एक्ट जो है कि जवाहरलाल नेहरू हैड सेड कि वी आर प्रोवाइडेड विद ए कार बट विद ऑल ब्रेक्स नो इंजन। ये किस एक्ट को कहा था कि इन्होंने, ये जो है कि आपके 1935 एक्ट को जो है कि क्रिटिक करते हुए कहा था कि भैया हमको जो है कि कार दे दी है और जो है कि ब्रेक्स भी दिए हैं पर इसमें कोई इंजन नहीं है। तो ये जो है कि ये जो है कि आपका जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको जो है कि प्रीच किया था। जो कि क्यों किया था, तो इसका रीजन जानते हैं क्यों, क्योंकि हमने मांगा था क्या, स्वराज चाहिए, ठीक है, हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। पर दिया क्या, डोमिनियन स्टेटस जो है कि आपको देखने को मिलता है। और तभी से देखेंगे आपको जो है कि ये सारी चीजें प्रीच होकर हम जो है कि ओवर द टाइम जो है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के साथ साथ जो है कि हम पूरी अपनी जो है कि इंडिया को सॉवरेनिटी गेन कराते हैं। तो इन्हीं सब का जो कि मैंने बताया इस चैप्टर के स्टार्ट में जो है कि इनके टूल्स ऑफ कंट्रोल क्या बन जाते हैं, टूल्स ऑफ कंट्रोल जो है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो ये जो है कि याद रखेंगे स्टेटमेंट, तो काफी चीजें क्लियर रहेंगी। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ओन द लैंड एंड इज रिस्पांसिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रिवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे जो कि जो भी लैंड के ऑनर्स होते थे वो पीजेंट्स खुद होते थे, बट जो कि वहाँ पे लैंड रिवेन्यू इन्हें देना पड़ता था। तो ये जो है कि आपका कौन सा जो है कि सिस्टम है, क्या वो जमींदारी है, रोहितवारी है, महलवारी है। तो कौन सा सिस्टम है, ये जो है कि आपका दसाला सिस्टम है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये तीनों सिस्टम नहीं है। और जो कि आपको ये ब्रीफली, सॉरी गाइस, ये दसाला सिस्टम नहीं, माय बैड, यहाँ पे जो कि दिस इज योर रैयतवारी सिस्टम, यहाँ पे रैयतवारी सिस्टम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यहाँ पे दसाला सिस्टम तो जो है कि आपका किसी और चीज़ से रिलेट करता है। यहाँ पे जो कि आपका रैयतवारी सिस्टम है, यहाँ पे मुर्नों ने जो है कि इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जो है कि आपकी रैयतवारी सिस्टम में रायोस के अंडर ही वो लैंड रहती थी और जो कि इसको इंट्रोड्यूस करते थे। बाकी दसाला सिस्टम एक टैक्स सिस्टम है। तो ये जो है कि आपको 1/10 ऑफ दी जो है कि आपका रिवेन्यू जो है कि कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो कि उससे रिलेट करता है। तो ये जो है कि यहाँ पे ये नहीं होगा, तो माय बैड, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे जो है कि इसको करेक्ट कर लेंगे आप। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो है कि करेक्ट कि फॉलोइंग गिवन बिलो द फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स न्यूज़पेपर। जो है कि यहाँ पे देखिए द हिंदू किसके पब्लिकेशन है, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। ये जो है कि आपको जो है कि मैंने टेबल प्रोवाइड किया है। तो ये जो है कि आप जो है कि ब्रीफली कर लेंगे। जानते हैं जो कि हिंदू जो है कि कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर जी का था। तो ये जो कि अय्यर जी का याद रखेंगे, जो कि मद्रास में इन्होंने स्टार्ट किया था। देखेंगे जूस जी सुब्रमण्यम अय्यर यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। देन जो कि केसरी, केसरी जानते हैं किसने स्टार्ट किया था, केसरी जो कि आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो बाल गंगाधर तिलक यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो कि बंगाली, बंगाली किसने किया था, जो कि बंगाली जानते हैं आपका जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो एस एन बनर्जी देखेंगे यहाँ पे है, तो यहीं से हमारा ऑप्शन निकल गया। यहाँ थर्ड नंबर पे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। बाकी जो है कि हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा जी और सुधारक जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो ये जो है कि इस तरीके से आप जो है कि याद रखेंगे इसको। फिर कह रहा है कि इंडियन हाई कमीशन जो है कि कब क्रिएट हुआ था, कौन से एक्ट से। तो इंडियन हाई कमीशन एक्ट जो है कि आपका 1919 के एक्ट से जो है कि क्रिएट हुआ था। तो इसको जो है कि आपको याद रखना है, जो कि
फंक्शन जो है कि किससे रिलेट करता है, जो कि न्यू ऑफिस फॉर दी सेक्रेटरीट, जो है कि हमारे जो कि सेक्रेटरीट जो है कि इंडिया में जो कि बैठे, पहले इंग्लैंड में थे तो यहाँ पे जो कि इंडिया में भी ऑफिस है, तो ये जो कि हाई कमीशन एक्ट जो है कि यहीं से रिलेट करता है। बाकी फादर ऑफ द डायरकी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ द, देखिए डायरकी किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो कि फादर ऑफ द डायरकी याद रखेंगे, ही जो कि सर लियोनी कार्टिस को जो है कि फादर ऑफ द डायरकी कहा जाता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि आपके 1919 एक्ट में ही देखने को मिलती है आपको, जो कि क्या डायरकी इंट्रोड्यूस करते हैं ये लोग जो कि इस एक्ट से की डायरकी इंट्रोड्यूस करते हैं। और अबॉलिश कौन कर देता है, 1935 का एक्ट जो है कि प्रोविंसेस में जो कि इसको अबॉलिश कर देता है। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी फादर ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन ये सब जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको याद रखने हैं। देन जो है कि फर्स्ट कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन टू बी जो है कि टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन वॉज द दादा भाई नौरोजी हु कंसिस्टेड टिकट ऑफ। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जानते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स के जो कि इंडियन इलेक्टेड मेंबर थे। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस में क्या थे, इलेक्टेड मेंबर थे। तो ये जो कि किस पार्टी से बिलोंग करते थे, तो ये जो कि लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारे जो कि वहाँ पे पहले इंडियन थे हाउस ऑफ कॉमन में जो कि सेलेक्ट हुए थे, इसीलिए जो कि इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ऐसी सारी चीजें याद रखेंगे। देन जो है कि आपका कह रहा है कि विच जनरल वाज नॉट एसोसिएटेड, यहाँ कह रहा है कि जो कौन सा इसमें से जनरल है जो कि इसमें से एसोसिएट नहीं कर रहा है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से। यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी नेचर जो है कि आपका क्रांतिकारी नेचर किसका नहीं है, अमंग द फॉलोइंग जो है कि आपके जनरल्स में, तो क्या वो संध्या है, युगांतर है, गदर है, यंग इंडिया है। तो आप जानते हैं संध्या, युगांतर और गदर ये तीनों ही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी से बिलोंग करते थे। उनके जो कि नाम आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। यंग इंडिया जो कि थोड़ा जो है कि आपका नॉर्मल सा जनरल था जो कि पब्लिश करता था आपके। यंग इंडिया इज पब्लिश बाय दी महात्मा गांधी, जो कि इन्होंने जो कि 1919 से जो कि 1919 से 1931 तक जो है कि इसको चलाया था। बाकी इसमें जो है कि किसकी बात होती थी, नॉन वायलेंस की बात होती थी। गांधी जी ने लिखा है तो ये वायलेंस जो है कि प्रीच ही नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये नॉन वायलेंस की हो गई। बाकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट थी ब्रिटिश हो गया। तो ये सब जो कि याद करके, बाकी ये सब तो धुआंधार अपनी पब्लिकेशन थी, तो इनको याद रखना है। फिर कह रहा है कि मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है कि और किसके बेसिस पे थी, तो जानते हैं इट वाज बेस्ड ऑन योर 1990 एक्ट, जो कि इसको जो कि अदर नेम से भी जाना जाता है। 1909 को जो है कि आपके किसके नाम से जाना जाता है, जैसे कि मॉन्टे मिर्नो रिफॉर्म, जो है कि आपके कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है, ये याद रखेंगे। यहाँ पे मॉर्ले आपको जो है कि यहाँ पे मॉर्ले और मिंटो लिख देता हूँ, तो ये याद रखेंगे आप। देन जो कि 35 ये जो कि आपका इंडिपेंडेंस एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि बेटरमेंट एक्ट है, तो ये याद रखेंगे। बाकी जो कि अमृत भारत पत्रिका अमृत भारत पत्रिका जो है कि पत्रिका जो है किसने फाउंड की थी, सुशील कुमार घोष जी ने की थी, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स वाज एसेंशियली माउथ पीस ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द लिबरल। तो ये जो है कि क्या है इसका आंसर, जो है कि आपका यहाँ पे जो कि देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो कि कौन सा पेपर ऐसा है, वॉज एसेंशियली दी माउथ पीस, जो है कि आपके पॉलिसीज ऑफ द लिबरल, जो कि हमारे जो कि माउथ पीस का मतलब हो गया कि कौन सी चीज जो है कि प्रीच होती थी, मीन जो कि लिबरल्स की आइडियोलॉजी और ये सब जो है कि कौन जो है कि बोलते हुए दिखता था। तो दिस इज द लीडर न्यूज़पेपर, लीडर न्यूज़पेपर है ये, जो कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रीच करता था। बाकी जो कि जानेंगे, इट इज द इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो कि फाउंडेड बाय दी, ये जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने फाउंड किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ये याद रखेंगे, मदन मोहन मालवीय जी ने कहाँ पे, इलाहाबाद में इसको जो कि पब्लिश किया था। यहाँ पे मदन मोहन एम लिख दे रहा हूँ, इसको काइंडली पूरा लिख लीजिएगा आप। ये जो कि इलाहाबाद में जो कि पब्लिश किया था, तो इसको जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे आपके एडिटर कौन रहते थे, इसमें जो कि इनके साथ एडिटर भी नाम याद रख सकते हैं। अगर जो है कि पीसीएस इसमें से दोबारा पूछा गया तो एडिटर का नाम पूछा जा सकता है। तो सीवाई चिंतामणि जी थे यहाँ पे जो कि इसके एडिटिंग करते हुए दिखते हैं। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन बाकी न्यू इंडिया जानते हैं एनी बेसेंट का है, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, फ्री जनरल प्रेस जो है कि आपका जो कि किसका है, ये जो कि यहाँ पे सदानंद जो है कि स्वामीनाथन आपके सदानंद जी, तो इनका जो है कि ये न्यूज़पेपर है। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन जाके कह रहा है कि अमेरिकन स्टार्टेड टू इशू द न्यूज़पेपर फॉर द फ्री इंडिया। तो ये कौन अमेरिकन थे जो कि स्टार्टेड फ्री फ्री न्यूज़पेपर, आपका फ्री इंडिया न्यूज़पेपर जो है कि पब्लिश करने लगे थे। तो यहाँ पे जो है कि क्या आंसर होगा, इट इज द तारक नाथ दास, जो है कि मैंने ऊपर भी जो कि अभी क्वेश्चन आया था तो बताया था, जो कि आपके जो कि इसको फ्री इंडिया या फ्री हिंदुस्तान भी नाम से जाना जाता था, जो ऑल्सो कॉल्ड नेम विद द फ्री हिंदुस्तान, जो कि क्या करते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिक करते थे, जो कि पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया को क्रिटिक्स करते थे। तो ये याद रखिएगा, कंडेम या क्रिटिक जो कि जो जो भी कह लीजिए, कंडेम और क्रिटिक अलग होता है। क्रिटिक आलोचना होता है, कंडेम मतलब जो कि सेम ही मीनिंग होता है। तो इसको जो कि याद रखेंगे। देन इसके साथ क्या हुआ, हमारे जो कि क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो हमने जो है कि बहुत ही ब्यूटीफुली जो है कि आपके जो है कि ये कुछ सेशन में जो कि कुछ
घंटों में जो है कि इसको जो है कंप्लीट कर लिया है। आपने प्रीवियस सेशन जो है कि अच्छे से देखा होगा तो अब तक काफ़ी चीज़ें जो है कि क्लियर हो गई होंगी। जहाँ पे हमने क्या कर लिया है गाइस, तो हमने जो है कि अपने गवर्नेंस और रिलेटेड एक्सपेक्ट के जितने भी पीवाईक्यूज थे इनको कर लिया है कंप्लीट। और अब क्या करने वाले हैं, अब जो है कि आइए थोड़ा सा जो है कि नोट्स के थ्रू जो है कि आपको क्या करा दूंगा, मैं समझा दूंगा कि जो जो हमने अब तक पढ़ा है थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो मैं देखिए नोट्स बहुत बड़े हैं वो, ठीक है, यहाँ पे सारे एक्ट हैं, पॉलिसी, कमीशन, एजुकेशन से रिलेटेड जो है कि मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा जो है कि उसका रेफरेंस दे दूंगा 10-15 मिनट में। और बाकी जो है कि आप चाहें तो जो है कि उसको जो है कि नोट्स को जो है कि आप कहाँ से, यहाँ पे ये है टेलीग्राम से करना है डाउनलोड और जो है कि अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब तक जो है कि हमने जो है कि ये सारी चीज़ें जो थी मैंने जो कि आपको सेशन के शुरू में समझाया था, तो इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज थे आपके जो है कि कहाँ से, हमारे यूपीएससी के, यूपीपीएससी, सीपीएफ, बीपीएससी, आरएएस से, और भी जो है कि आपके सीडीएस वीडीएस से जितने क्वेश्चन थे सबको जो है कि कवर कर लिया है। और इससे जो है कि आपको ओवरऑल व्यू जो है कि इस टॉपिक का पीवाईक्यू इसका मिल गया होगा। तो लेट्स जो है कि ब्रीफली जो है कि हम अपने नोट्स को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेंगे। चलो ब्रीफली सी जो है कि हम जो है कि जल्दी से जो है कि आइए अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे गाइस, तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब यहाँ देखिए जितने भी एक्ट्स हैं इनको जो है कि मैंने टेबल फॉर्मेट में कर रखा है। आपने कहीं ना कहीं से ये देखिए अपने एक्ट्स को जो है कि नोट्स से पढ़ा है, तो काइंडली रेफर टू दैट नोट्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये जो है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे क्या है, दिस एक्ट जो कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बैकग्राउंड क्या था आप जानते हैं कि आपका जो है कि बैटल ऑफ जो है कि प्लासी एंड द बैटल ऑफ द बक्सर। बैटल ऑफ द बक्सर जो कि हमारे जो है कि आपके जो कि क्लाइव और जो है कि तीन यहाँ पे फोर्सेज होती हैं, शाह आलम टू आपके जो कि मीर कासिम और जो कि आपके जो कि नवाब जो है कि कौन थे, सिरज उद्दौला, इनके बीच में लड़ी जाती है। और यहाँ पे जो कि कंट्रोल जो है कि मार्क करते हैं किसका, आपका जो कि ब्रिटिश एम्पायर जो है कि यहाँ पे ब्रिटिश कंपनीज जो थी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को जो है कि फाइनल स्टेप रहता है, जो कि हमारे बैटल ऑफ बक्सर के थ्रू मैंने आपको बताया था ये सब। तो यहाँ पे बैकग्राउंड होता है कि जितने भी दीवानी राइट से रेवेन्यू वाले ये सब मिल जाते हैं यहाँ पे, जो कि बंगाल, उड़ीसा उड़ीसा इन सब जगह। ये देखिए बीएच बिहार है, ये बंगाल है, ये उड़ीसा है, तो इसको जो है कि बीएच जो है कि आपका क्या है, ये है बिहार, ये है बंगाल, ये है उड़ीसा। तो यहाँ पे दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। मैंने आपको समझाया था कि कैसे डुअल सिस्टम काम करता है। मुगल एम्पायर है, ये जो है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो कि ट्रेड करा रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि आपके यहाँ पे दीवान बैठते थे और जो है कि निजामत बैठते थे, जो कि आपके यहाँ पे दीवानी सिस्टम होता था, निजामत सिस्टम होता था, यही जो है कि डुअल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था। तो ये आपको जो है कि मैंने ब्रीफली क्वेश्चन के थ्रू बताया था। तो यहीं पे जो है कि आपके दीवानी राइट्स मिल जाते हैं इस बैटल के बाद, और जो है कि थोड़ा डुअल सिस्टम जो है कि कंपनी ऑपरेट करने लगती है और यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पे जो है कि देखने को मिलता है, क्या मैंने आपको जो है कि बताया था, कुछ दस्तक जैसी चीज आपको जो है कि थोड़ा सा रिलेट रहना चाहिए। बंगाल में जो है कि दस्तक इशू करने के राइट्स इनको जो है कि मुगल एम्पर ने दे दिए थे। ये क्या था, दस्तक का होता था मिस यूज। ये जो है कि आप ये दस्तक का होता था क्या, दस्तक होता क्या है, ये जो है कि आपका जो है कि एक तरह का लेटर है, ऑर्डर लेटर है, जहाँ पे असाइन करके आप ट्रेड कर सकते थे। अब इन दस्तक जो है कि आपको जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि इशू करने के लिए, दस्तक इशू करने के लिए आपको ये राइट्स मिल गए। तो यहाँ क्या होता था, कोई भी जो है कि मुहर बना के दस्तक को इशू किए दे रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके जो है कि ट्रेड एंगेजिंग में जो है कि बहुत दिक्कत हो रही थी। और जो है कि करप्शन जो है क्या हो रहा था, करप्शन जो है पीक पे जा रहा था, करप्शन जो है कि पीक पे जा रहा था। और यहाँ पे कौन थे जानते हैं, यहाँ पे थे एक बंदा रॉबर्ट क्लाइव। तो भैया कंपनी जो है कि आपके कंपनी को जो है कि इतने प्रॉफिट्स हो रहे थे कि वहाँ पे जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको फील किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या फील करता है कि यहाँ पे तो इनस्टेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट ले आएंगे, जितने भी ये ट्रेडर्स है ये जो कि बहुत एनरिच होते जा रहे हैं, मीन जो कि यहाँ पे अफरातून इनके पास पैसा आ रहा है। तो इन्होंने जो है कि देखा ये जो है करप्शन के केस बहुत बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कहा सिंपल सी बात है। और जो है कि करप्शन के केस बढ़ने के बावजूद ये लोग जो है कि क्या करते थे, यहाँ पे एक और बात याद रखेंगे, इंस्टेड ऑफ दिस करप्शन जो है कि आपके हाई रिवेन्यू गेन करने के बाद भी आपका अब तक क्या होता था, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन ने कोई इनको पैसा नहीं दिया था। तो ये आते हैं लोन मांगने, ये आते हैं क्या, लोन मांगने कि भैया हमको घाटा हो रहा है ट्रेड में, पैसा दे दो। जैसे ही एक बार पैसा मिला इन्हें, मीन्स जो है कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, इन्हें लोन दिया, तब कहते हैं कि भैया आप देखो हमारा पैसा लगा है कंपनी में, अब नियम हमारे चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये बैकग्राउंड में ले आए। आपका पहला जो है कि आपका एक्ट आता है 73 का, जो कि ये सब चीजें बताता है, जो कि हमारे क्या 73 का एक्ट पहला स्टेप हो जाता है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दी इंडिया का। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्ट ने लिमिट कर दिया डिविडेंड्स इन सबको, जो कि यहाँ पे देख लेंगे आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू, जो कि गवर्नर जो है कि बॉडी बना दी। यहाँ पे कुछ जनरल फीचर्स हैं, कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया, ये सब जो है कि कर दिया, ठीक, जो है कि इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मेन मेन चीजें यही है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया, यहाँ पे गवर्नर जनरल के साथ मीन जो कि अभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन बनेगी, जो भी यहाँ पे गवर्नर जनरल थे उनको क्या बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। और यहाँ पे जो कि एक गवर्नर जनरल प्लस जो है कि 4 उनके जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर रहेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखी है, देखेंगे गवर्नर जनरल के साथ 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेंगे, जो कि
बिकम सुप्रीम ऑफ दी, जो है कि आपके बंगाल के जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है कि आपके सबॉर्डिनेट करने लगेंगे। मीन जो कि यहाँ पे जो कि ओवरसी किसके कर सकते थे, 3 प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास थी, तो इसको ओवरसी कर सकते थे। यहाँ पे ये सारी चीजें हैं और बाकी एग्जीक्यूटिव के कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ये सारी चीजें लिखी हैं, तो इनको आप आई होप, क्योंकि मैंने थोड़ा ब्रीफली क्लियर किया, अब इसको पढ़ेंगे तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और बाकी आपने जहाँ से भी पढ़ा है तो उसको जो कि रेफर कीजिएगा गाइस। यहाँ पे नए नोट्स पढ़ना मतलब जो है कि आपने देखिए, आप अगर जीरो पे हैं और या कुछ जो है कि आपके पास नोट्स नहीं है तो काइंडली रेफर टू दीज नोट्स। अदरवाइज जो है कि आपके पास जो नोट्स हैं उनको पीवाईक्यू से कर लीजिए, तो वो भी आपका सफिशिएंट है। यहाँ पे जो है कि मैं इसको आपको जो है कि क्या बोलते हैं उसको थोपना है, जो कि एनफोर्स नहीं करेंगे इसको आपके ऊपर, तो ये जो कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको जो कि पढ़ के क्रैप्स करेंगे कि नहीं। आई होप जो कि आपको क्लियर हुआ होगा। देन सेटलमेंट एक्ट आता है बीच में। सेटलमेंट एक्ट क्यों लाया जाता है कि ये जो भी एम्बिग्यूटी थी आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि क्रिएट किया था यहाँ पे 73 एक्ट में, उसको जो कि रिमूव करने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन था गवर्नर जनरल और जो है कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल पे, अब जो है कि इसको हटा देते हैं। यहाँ वाला एक्ट जो है कि करता क्या है, ये सेटलमेंट एक्ट होता है कि जो भी जैसे गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी 1+4 की, वो कोई भी डिसीजन ले रहे थे तो उसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि इंटरफेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे जो कि क्या इन डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी है जुडिशियल रिव्यू वाला सिस्टम, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो कि ओवरव्यू नहीं कर सकते, तो ये यहाँ एक सेक्टर में प्रोवाइडेड था। और बाकी ये कुछ चीजें जो लिखी हैं से देख लेंगे। बाकी फिर जो है कि यहाँ क्या पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 84 का आता है, तो ये क्या करता है, एक मेंबर को रिड्यूस कर देता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल प्लस जो है कि आपके क्या थे 4 मेंबर, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कोई भी फेवर है, 2 वोट ये दे रहे हैं, 2 वोट ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई थी। उसी को जो कि खत्म करने के लिए आपका जो है कि यहाँ पे एक मेंबर को हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो कि 3 मेंबर बचेंगे, तो यहाँ पे 2+1 वोट, तो यहाँ पे मेजोरिटी से जो कि जीतने की चांसेस थी, वीटो वोट था, ये सब जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप देख लेंगे। आपका 3+1 जो कि रिन्यू कर देता है, जो कि डुअल गवर्नमेंट में आता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि स्टेब्लिश किया जाता है, तो जो कि आपके पॉलिटिकल अफेयर और जो है कि आपके कॉमर्शियल अफेयर में जो कि डिफरेंस करते हैं, जो कि आपके क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि रिव्यू करेगा क्या सिविल रिवेन्यू और मिलिट्री जो है कि जितने भी अफेयर्स थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कि क्या कॉमर्शियल अफेयर को देखेंगे। मीन जो कि याद रखिए कॉमर्शियल अफेयर जितनी भी चीजें थी वो जो है कि हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, तो सी से आप याद रख सकते हैं। बाकी प्रोविंसेस जो है कि सबऑर्डिनेट कर दी गई थी बॉम्बे और मद्रास की 74 के एक्ट से, तो जो कि याद रखिएगा 74 के एक्ट से जो है कि प्रोविंसी सबऑर्डिनेट कर दी गई थी, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये ब्रीफली यहाँ से देख लेंगे। तो 76 के एक्ट में जो है कि आप जानते हैं यहाँ पे जो है कि कमांडर इन चीफ बनने के लिए यहाँ पे कॉर्नवालिस को जो कि लाने के लिए, तो इन्होंने कहा था कि हमको कमांडर इन चीफ बना के भेजेंगे, तो जो है कि आपका हम गवर्नर जनरल बन के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 76 एक्ट में यही था कि इन्होंने कमांडर इन चीफ को जो है कि एनरिच किया था कि गवर्नर जनरल के पास जो है कि पावर होनी चाहिए इसकी कमांडर इन चीफ की भी, और यहीं से जो है कि इसी जिद पे ये जो कि लेके आए थे, और यहीं से जो है कि लेटर ऑन भी आपके पास होने लगी सारे गवर्नर जनरल को पावर कमांडर इन चीफ की। तो ये जो कि टू फुलफिल द इकोनॉमिक्स डिमांड जो है कि आपके जो है कि पावर को ओवरराइड कर दिया था काउंसिल में स्पेशल केसेस में। तो ये सब जो है कि थोड़े से ही समझ रहे हैं, थोड़े रंगदार इंसान थे कॉर्नवेल्स, तो ये सब डिमांड लेके आए थे। तो ये सब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। आपका जो कि देखते हैं, आपका जो कि जो लेटर ऑन जो 93 का एक्ट आएगा उसमें ये सारी पावर जो है कि ओवरराइड जो है कि सबको लेटर ऑन मिलेंगी। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही लंबी चौड़ी सी मैंने डिटेल लगा रखी है, तो इसको काइंडली गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ पे क्या क्या मेन फीचर है कि फाइनेंशियल फीचर क्या है। पहली बात तो ये एक्ट जो है कि 20 साल का एक्सटेंशन देगा, ठीक। फिर इसके बाद 1813 का एक्ट आएगा, तो इनमें कुछ कुछ मेन फीचर है और जो कि ये सब चीज़ें यहाँ पे जो कि है आप देख लेंगे। यहाँ पे कॉर्नवालिस कोड आता है जो कि परमानेंट सेटलमेंट लेके आते हैं, तो ये सब जो कि चीज़ें जो कि मैंने कर रखी है। कॉर्नवालिस कोड में जो कि आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलेगा, ये क्या है। फिर जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या है। फिर इसी तरीके से आपके जो कि जुडिशियल जो कि सेपरेट कर दी गई थी एग्जीक्यूटिव से। फिर यहाँ पे यूरोपनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, जो कि इंडक्शन ऑफ द सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि हैं आप देख लेंगे। बाकी ये कुछ जनरल फीचर्स हैं, इसमें देखेंगे आपका जो कि ट्रेड जो कि आपकी मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई थी 20 साल के लिए। यहाँ पे गवर्नर जनरल और गवर्नर्स जो होते थे या कमांडर इन चीफ जो है कि सब कंपाइल करेंगे। यहाँ पे रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा, मीन्स उसको अपॉइंट करने के लिए क्या रॉयल अप्रूवल चाहिए होगा। तो ये सब चीज़ें जो कि यहाँ लिखी हुई हैं। इसी तरीके से सारे एक्ट है गाइज, तो काइंडली जो कि वन वन बाय करके जो कि कर लेंगे, क्योंकि इसको डिक्टेट करेंगे तो सेशन जो कि काफ़ी 2-3 घंटे का लंबा हो जाएगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये सारे एक्ट्स जो कि आपको पढ़ लेंगे, जो कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो कि मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा सेशन के बाद ही, तो उसको एक्सेस कर लेंगे आप। फिर जो है कि यहाँ देखिए रिवेन्यू पॉलिसी, इसी तरीके से आपको जो भी इजारदारी सिस्टम जो कि आपका जो कि फ्रेम्ड आउट हुआ था, तो जो वेरिन हास्टिंग ने किया था, इसके सारे रिलेटेड फीचर्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है थोड़ा हाईलाइटेड करके भी है, तो इसको जो कि आप पढ़ लेंगे। कहाँ पे था, बंगाल में था। इसी तरीके से आपका जो कि नेक्स्ट पेज पे जो कि आपका परमानेंट सेटलमेंट है कॉर्नवालिस का, तो यहाँ पे जो कि कहाँ रीजन में था, क्या क्या इसमें फीचर्स थे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि इससे रिलेटेड यहाँ पे है।
तो इसको आप देख लेंगे। इसी तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है अब तक की, तो यहाँ पे सारी इसमें कंसोलिडेटेड है, तो यू मस्ट गो थ्रू इट। देन सेम फॉर द महलवाड़ी सिस्टम। और यहाँ पे जो कि हम नेक्स्ट आते हैं सीधे, ये सारे कमीशन और जो है कि आपके क्या है सिविल सर्विसेज के टेबल है, जो भी आपके जो है कि कमीशन रिलेटेड किससे थी, सिविल सर्विसेज से। यहाँ जैसे देखेंगे वेस्टली की कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था, 1853 में जो है कि आपका पहली बार जो है कि ओपन कंपटीशन ओपन हुआ था। यहाँ पे क्या था 33 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट जो है कि फेल हो गया था किससे, 33 के एक्ट में, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने जो है कि आपको इसको मना कर दिया था। फिर जो है कि आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मना किया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने तो जो है कि आपको जो है कि 53 के एक्ट में जो कि पहली बार जो कि ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन जो कि प्रपोज किया। फिर मैकले कमेटी आई जो कि आपका लंदन में एग्जाम होना था। फिर यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आया, ठीक, इसको याद रखेंगे। देन जो कि लिटन की रिफॉर्म आई पॉलिसी। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि आपको जो कि पोस्ट 85 में जो कि किया। फिर जो कि इट्सन की कमेटी आई, पब्लिक सर्विस कमीशन आई। तो ये सब जो कि ली कमीशन, इनके जो कि रिकमेंडेशन, ये सब याद रहने चाहिए। ये हमारी किससे रिलेट करती थी, सिविल सर्विसेज थे। फिर फॉर द सेम जो है कि आपके जुडिशरी से जितनी कमिटीज होंगी इनको देख लेंगे। यहाँ पे जुडिशरी से जितनी कमेटी है ये सब है, जो भी जुडिशरी के रिफॉर्म थे आपके एक्ट वाइज जो कि सारी चीज़ें जो कि मैंने लगा रखी है। देन पुलिस रिफॉर्म जो होते थे आपके, पुलिस रिफॉर्म जितने भी कमेटी बनी है, जो कि कॉर्नवेल्स की पुलिस रिफॉर्म कमेटी, इस पर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये सब जगह है। मायो के जो है कि आप पुलिस एक्सपेरिमेंट क्या था, कंपनी क्या रिफॉर्म करती थी, इससे जो कि कोई भी कमेटी कमीशन था। तो यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन लगी हुई है। आपका इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ जी 1860 जो कि आईपीसी हमारा आया था 1860 का। तो फिर एक्ट बना था 1861 का। फिर जो है कि लॉर्ड रिपन का कमीशन जो था, यहाँ पे देखिए इसको, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फ्रेजर कमीशन पे। यहाँ पे जो है कि सारी इन्फॉर्मेशन है कि किसने हेड किया, क्या कंडक्ट इंक्वायरी की, तो ये सब जो कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो काइंडली गो थ्रू इट। और जो कि पीवाईक्यूज को देखेंगे, सेम फॉर द प्रेस, तो इसको जो कि आप विजिट कर लेंगे, प्रेस का है। फिर यहाँ पे एक टेबल लगा होगा, डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन, यहाँ पे एक टेबल, हाँ, तो ये देखेंगे आपका जो कि वर्नाकुलर एजुकेशन। तो पहले इस टेबल को जो कि पढ़ लीजिएगा, कैसे जो कि इंडियन के एजुकेशन में रिफॉर्म होता है कि 35 में, 36 में, 38 में क्या बात होती है, फिर 53 में क्या होती है। तो ये सब जो कि एक जनरल आइडिया लग जाएगा। तो फिर इन कमीशंस को पढ़ लेंगे आप, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है, कौन कौन सी कमीशन कब आ रही है, तो ये जो कि आपको समझ में आ जाएगा। और ये ओरिएंटलिस्ट और इंग्लिश के बारे में तो डिफरेंस आपको जो कि पता है। ओरिएंटलिस्ट क्या करते थे, संस्कृत, इंग्लिश क्या करते थे, इंग्लिश। तो इससे जो कि कन्फ्यूजन है, इंग्लिश इंग्लिश है तो इंग्लिश, तो इससे जो कि आप रिलेट करके याद कर लेंगे। तो आई होप जो कि ये सारी चीज़ें कर लेंगे। फिर जो कि कमीशंस कुछ जो कि आपके एजुकेशन की हैं। फिर यहाँ पे जो कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव से जो कि थोड़ा सा मैंने ऊपर का सम अप कर दिया है। तो अगेन थोड़ा सा ये रिपीटेड आपको मिलेगा। और यहाँ पे एक चीज़ होगी, फेमाइन कमीशंस भी होगी। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी फेमाइन कमीशन है तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइडेड है। फेमाइन कमीशन की कैम्पेबल होगी, रिचर्ड होगी, जेम्स ले हो गई, एंथनी हो गई। और फिर ये जो कि ये चार जो है कि मेन फेमाइन थी। फिर ये जो कि यहाँ से इकोनॉमिक कमीशन है, इकोनॉमिक कमीशन जो कि ओपीएम कमीशन, ये सब क्या बना था। तो इसको जो कि आई होप आप गेन करेंगे। और बाकी इन सब चीज़ों को टेलीग्राम से एक्सेस कर लीजिएगा। ये नोट्स तो मैं जो है कि आपको जो कि टेबल वाले नोट्स जो है कि दे दूंगा। और बाकी आप सेशन को जो है कि पूरा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक रीच करेंगे, तो ये फुल पीडीएफ भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करना है, सारी चीज़ों को एक्सेस करना है। इसके साथ जो कि हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला भी। तो यहाँ पे जो कि मैं आपका 2 मिनट लूँगा। तो यहाँ पे जो कि क्या हमने पढ़ लिया, हमने जो कि मॉडर्न का क्या कर लिया, लगभग 80%, 80%, मोर देन 80% कह लीजिए, 85%, या यहाँ पे जो कि 85% जो है कि काम जो है कि आपके इस पीवाईक्यू वर्कबुक का खत्म हो गया। अब बचा है लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो है कि आपका मिसलेनियस है, तो उसमें जो है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो उसको जो है कि हम धड़ल्ले से करेंगे, क्योंकि उसमें जो है कि कुछ क्वेश्चन जैसे देखिए कहीं आपको जो कि मिक्स टॉपिक मिलेंगे, जो आपके कुछ बचे कुछ क्वेश्चन थे, जैसे आपके एडवेंट ऑफ यूरोप से भी मिल सकता है, ठीक, एडवेंट ऑफ यूरोप, या जो कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट से, या अपराइजिंग से। तो वहाँ पे जो कि हम जो कि इन सेशंस को पढ़ चुके हैं। तो वहाँ पे जो कि डायरेक्ट आपको जो कि मैं सॉल्व करा के आंसर्स बता के रेफरेंस दे दूंगा। फिर जो कि इसके बाद जो कि हमने ये 2 चैप्टर्स में जो कि काफ़ी कुछ कर लिया था। फिर हमने जो कि अपने नेशनलिज्म को जो कि 2 पार्ट में पढ़ा। नेशनलिज्म का जो कि हमारा फेज था, जो कि हमारा क्या 1857 से 1947 का जो कि फेज होता है। तो यहाँ पे जो कि हमने पहला फेज जो कि इमरजेंस ऑफ द नेशनलिज्म जो कि यहाँ तक पढ़ा था आपको 1857 से 1919 तक। इसमें 3 फेज में पढ़ाया था। फिर जो कि 1919 से जो कि आपको कहाँ तक पढ़ाया था, 1947 तक, जो कि हमारा क्या कहलाता है, एरा ऑफ द मास नेशनलिज्म। और फिर जो कि हमने इस डिस्कशन में आपके 4th पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, जो कि हमारी एक तरह से ये 4th नहीं, यहाँ पे जो कि 5वीं यूनिट ही ये थी हमारी हमारी 4 यूनिट जो कि प्रीवियसली जो कि डिस्कस कर ली है। इन टोटल ऑफ दी आपके आई थिंक जो कि 2 लेक्चर्स यहाँ थे, 3 यहाँ थे, और 3 यहाँ थे, और 3 यहाँ। तो ये जो कि 11 लेक्चर्स, और ये कि हमारे 12वें और 13वें लेक्चर में हमने क्या खत्म कर लिया, आपका जो कि गवर्नेंस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स पढ़ लिया। अब जो भी जितने भी
2-3 सेशन जितने भी लगे, मैं कोशिश करूंगा कि 2 सेशन में जो है कि सम अप कर दिया जाए, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही स्टैटिक से हैं। तो यहाँ पे हमारे देखेंगे इस पूरे कवरेज जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है कि मैंने कवर कर दी विद इन फ्यू टाइम, जो है कि मैंने बहुत ही हार्डवर्क हार्डशिप लगा के अपनी जो है कि एफर्ट्स लगा के इस सेशंस को अपलोड किया है। तो आई होप जो है कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। विद दिस आप जो है कि सेशंस को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए। साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।